बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू सुनो पाकिस्तान व्यूअर्स। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे जहां पर भी होंगे, और हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं हूं ज़हर मलिक और प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं माहम जाहिद। और जी बिल्कुल जी, वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग। उम्मीद है आपका दिन बहुत अच्छा गुजरा होगा और आपके दिन को मज़ीद अच्छा बनाने के लिए एक बेहतरीन और ख़ूबसूरत प्रोग्राम लेकर हम आ चुके हैं। सियासत से लेकर एंटरटेनमेंट तक और अहम दिलचस्प मौज़ूआत पर हम बात करेंगे। इंफोटेनमेंट और एंटरटेनमेंट का भी खूब तड़का लगेगा, तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा क्योंकि आज हम आपकी सुबह को और भी स्पेशल बनाने वाले हैं। प्रोग्राम में सबसे पहले हम मौसम की बात करेंगे। तो भारत की आबी दहशतगर्दी के बाद मुल्क भर में तबाहकुन सैलाबी सूरत हाल है। दरिया और नदी नाले आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं और लाखों अफराद मुतासर हो रहे हैं। सैलाबी रेले किन इलाकों में मजीद तबाही फैला सकते हैं, आपको डिटेल में बताएंगे और इसके साथ साथ प्रोग्राम में आपकी मुलाकात कराएंगे ऐसी टैलेंटेड और बासलाहियत अचीवर से जिन्होंने गांव से निकलकर एआई की दुनिया में तहलका मचा दिया है और आलमी सतह पर पाकिस्तान का नाम फख्र से बुलंद कर दिया है। जी बिल्कुल। और इसके अलावा प्रोग्राम में हम बात करेंगे सियासत की। तहरीक इंसाफ ने पार्लिमानी महाज पर बड़ा इकदाम उठा लिया है और इस्तीफों का ऐलान कर दिया, और इसके साथ साथ इसके असरात क्या होंगे इस पर भी बात करेंगे और दो टोक तज्जिया भी लेंगे। और इसके साथ साथ हम जी सेहत के हवाले से भी बात करेंगे। सैलाब और बारिशों के बाइस जो फैलने वाले मुख्तलिफ इक़साम के बैक्टीरियल इन्फेक्शन हैं और वबाई अमराज जो हैं उनसे कैसे बचा जा सकता है, इसका इलाज क्या होगा, इस पर भी हमारे साथ खुसूसी मेहमान होंगे, उनसे भी गुफ्तगू करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे एक ऐसी खतरनाक बीमारी सिंगरेहनी की जो अक्सर लोगों के लिए जानलेवा साबित होती है। ये बीमारी है क्या और इसकी वजूहात क्या है और इसका हर्बल इलाज किस तरह मुमकिन है, इस पर माहिर तिब हमें ज्वाइन करेंगे। साथ ही सोशल मीडिया के दौर में गुफ्तगू में तहजीब कैसे कायम रखी जाए, इजहार राय की आज़ादी, फ्रीडम ऑफ स्पीच और हमारी जिम्मेदारियां क्या हैं, इस पर भी खुसूसी गुफ्तगू करेंगे। और मेरा ख्याल है हम इस पर बात बहुत ज़रूरी है। जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके साथ साथ जनाब सोशल मीडिया पर आजकल के दौर में क्या हो रहा है, क्या ताकतवर चीज़ें हैं और क्या ट्रेंड्स हैं जो चल रहे हैं, उस पर भी बात करेंगे। वेस्ट में आज क्या ट्रेंड चल रहा है और इसके साथ साथ मिडल ईस्ट में कौन सा मौजू जो है वो टॉप ट्रेंड बना हुआ है और साउथ एशिया में कौन सी स्टोरीज हैं जो सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं, इन सब पर आपके साथ दिलचस्प और हैरत अंगेज खबरें भी शेयर की जाएंगी। और अगर ऐसा हो जाता है कि कोई सेगमेंट आपसे मिस हो जाए किसी मसरूफियत के बायस, तो इसमें घबराने की, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सुनो पाकिस्तान के तमाम ही हम देखें तो डिजिटल प्लेटफॉर्म जितने भी हैं वहाँ पर हमारे पेजेस मौजूद हैं। वहाँ पर आप जाएं, दोबारा से आप उस सेगमेंट को देख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं और साथ ही साथ उसे शेयर भी कर सकते हैं। तो आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं और माहम से जानते हैं कि आज मौसम कैसा रहने। जी बिल्कुल, आइए चलते हैं और मौसम की सूरत हाल जानते हैं। तो नाज़रीन, मुल्क के बेशतर अजला में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा, मगर महकमा मौसमियात ने आज से 2 सितंबर तक बारिश के नए स्पेल की पेशगोई कर दी है। शिमाल मशरकी पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और खिता पोटोहार में चंद मकामात पर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। मुख्तलिफ शहरों में मौसम की क्या सूरत हाल रहेगी, आइए जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बुलंदों वाला पहाड़ों की सरजमीन गिलगित बल्तिस्तान की, जहां सूरज और बादलों के दरमियान आंख मचोली जारी है। गिलगित में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 31 और कम से कम 16 डिग्री रहने का इम्कान है, जबकि स्कर्दू का अगर हम रुख करते हैं तो वहां पर टेम्परेचर जो है वो 21 और कम से कम 12 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान गिलगित बल्तिस्तान में मतला जुज़री अब्र आलूद रहने का इम्कान है। और अब आपको लिए चलते हैं जन्नत नज़ीर वादी आज़ाद कश्मीर की तरफ, जहां वादी के मुख्तलिफ इलाकों में बादल ही बादल छाए हुए हैं। और अगर हम बात करें मुजफ्फराबाद की तो ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 32 और कम से कम 22 डिग्री रहने का इम्कान है, जबकि श्रीनगर में ज्यादा से ज्यादा हम देख रहे हैं कि यहाँ पर टेम्परेचर 29 और कम से कम 17 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान कश्मीर में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश की पेशगोई की है। और अब नाज़रीन बात करते हैं खैबर पख्तूनख्वा के मौसम की। सूबे के बेशतर अजला में मौसम यहाँ पर मरतूब रहने का इम्कान है। और अगर हम बात करें पेशावर की तो ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर जो दर्जा हरारत है वो 37 और कम से कम 27 डिग्री रहने का इम्कान है। सवात का रुख करते हैं, ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर टेम्परेचर 28 और कम से कम 14 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान सवात
कोहिस्तान, शांगला, बुनेर में मतला जुज़वी अब्र आलूद रहने के अलावा बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। और अब नजर डालते हैं पंजाब के मौसम पर। यहाँ पर सूबे के मुख्तलिफ अजला में मौसम जुज़वी अब्र आलूद रहेगा। लाहौर की बात करें तो यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 34 और कम से कम 26 डिग्री रहने का इम्कान है। शहर बेमिसाल इस्लामाबाद का रुख करें तो यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 34 और कम से कम 25 डिग्री रहने की तवक्को है। और अगर हम रुख करते हैं मुल्तान का तो यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर है 38 और कम से कम 29 डिग्री रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान लाहौर, कसूर, उकाड़ा, शेखुपुरा, चकवाल, रावलपिंडी, मरी, गलियात, जहलों में बारिश की पेशगोई की है। और अब आपको लिए चलते हैं रकबे के लिहाज से सबसे बड़े सूबे बलोचिस्तान की तरफ। यहाँ पर जी बेशतर अजला में मतला जुज़वी अब्र आलूद रहेगा। दारुल हुकूमत कोयटा का दर्जा हरारत ज्यादा से ज्यादा 36 और कम से कम 18 डिग्री रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने यहाँ पर आइंदा 24 घंटों के दौरान बारखान, योब, लसबेला, खुजदार और गिरदोनवाह में बारिश का इम्कान जाहिर किया है। और हमेशा की तरह आखिर में आपके साथ शेयर करते हैं सिंध का मौसम। यहाँ पर सूबे के बेशतर अजला में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। रोशनियों के शहर कराची में ज्यादा से ज्यादा हम टेम्परेचर देख रहे हैं कि 33 है और कम से कम 27 डिग्री रहने का इम्कान है, जबकि हैदराबाद में ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर 39 और कम से कम 27 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान साहिली इलाकों में मतला जुज़वी अब्र आलूद रहने की पेशगोई की है। तो जनाब आपको बताएं, मुल्क के बड़े शहरों में अर्बन फ्लडिंग एक बड़ा मसला बनता जा रहा है। हालिया बारिशों के दौरान हमने देखा कि रावलपिंडी, लाहौर, सियालकोट, कराची और दीगर बड़े शहरों में बारिशी पानी से बड़े पैमाने पर तबाही देखी गई और अब सैलाबी रेले मुख्तलिफ शहरों और देहातों में तबाही फैला रहे। जी बिल्कुल। और दरियाए रावी पर भी जो वाक़े फूलों का और बागों का जो हम देख रहे हैं कि तारीखी शहर है, वो अर्बन फ्लडिंग जैसे मसाइल का शिकार है। निकासियाब के लिए कोई बाकायदा वहाँ पर सिस्टम नज़र नहीं आ रहा और बारिश जो है वो शहरियों के लिए रहमत के बजाय जहमत बनी हुई है। दरियाए रावी में पानी की सतह जो है वो मुसलसल बुलंद होने की वजह से शहर में सैलाब के खतरात मंडला रहे हैं। और अगर खुदा न खास्ता सैलाबी रेला लाहौर में दाखिल होता है तो सूबाई हुकूमत और इंतजामिया की हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए क्या हिकमत अमली होगी, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वाटर एंड सैनिटेशन अथॉरिटी लाहौर के डायरेक्टर मुदस्सिर जावेद साहब। उन्होंने अमेरिका, बरतानिया, हंगरी, जर्मनी और कनाडा के मुमताज़ आबी इदारों और डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन से आला पेशा वराना तरबियत हासिल की है, जिसकी बदौलत ये आलमी बेहतरीन तरीक़ेकार को मकामी चैलेंजेस के हल में इस्तेमाल भी कर रहे हैं। आइए उन्हीं से बात करते हैं। मुदस्सिर साहब, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। ये तो आपका तारुफ हो गया, अब ज़रा हमें ये बताएं कि हमारे पास जो इक्विपमेंट है निकासी आपके लिए और हमारे पास जो दीगर इक्विपमेंट है वो कितना इफेक्टिव है, और अगर उसे कंपेयर किया जाए जो बाहर यूज़ हो रहा है तो किस तरह से आप उसे देखते हैं? जी बिल्कुल, जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज ग्लोबली इफ़ेक्ट करता जा रहा है, हमारा जो रीजन है वो भी इसमें इफ़ेक्ट होता जा रहा है। आप इस साल देखें कि पिछले साल की निस्बत अगर हम 5 साल पहले जाएं, मतलब 2010 में 2015 में जो एवरेज रेन यहाँ पर लाहौर में जो रिकॉर्ड होती थी वो टोटल एनुअल 500 to 600 mm के करीब होती थी। लेकिन अब पिछले 2-3 साल से जो बारिशों का ट्रेंड है वो 1000 mm और इस दफ़ा 1200 mm के करीब हम पहुँच चुके हैं। तो जिस तरह से ये हमारे चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं, मतलब क्लाइमेट चेंज, फिर टेम्परेचर राइज होता जा रहा है, इस तरह बारिश और जो पानी के इश्यूज़ हैं, जो अर्बन फ्लडिंग के इश्यूज़ हैं, वो भी जो है बहुत ज़्यादा होते जा रहे हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो लाहौर में है, लाहौर में हमारे बिल्कुल जो इंतज़ामात हैं वो मुकम्मल हैं। आपने देखा 300 mm बारिश भी हुई है, 250 mm बारिश भी हुई है, लेकिन यहाँ पर 2 से 3 घंटे के अंदर हमने सिटी को क्लियर किया। अच्छा मुदस्सिर साहब, लेकिन हम देख रहे हैं कि लाहौर की जिस तरह से सूरत हाल बताई जा रही है, लोग डरे भी बहुत हुए। और जैसे कि मैं पहले भी ब्रेक में बात करी थी कि मेरे फादर हर वक्त पूछते रहते हैं कि सैलाब तो नहीं आ गया। मतलब लाहौर के कौन कौन से अजला हैं जहाँ खतरात मंडला रहे हैं और पानी का रेला जो है वो बह रहा है और बहता हुआ कहीं दीगर इलाकों में या आबादियों को नुकसान पहुँचा सकता है? जी अभी तक तो ऐसे हालात हैं कि मतलब वो पैनिक होने वाली बात नहीं है, क्योंकि जितना जो हमारे रावी की शादरा में कैपेसिटी है वो 250 जो है
क्यूसिक के करीब है। अभी तक जो मैक्सिमम जो पानी वहाँ पे रिकॉर्ड हुआ है वो 160 जो है ना क्यूसिक के करीब है, 160,000। तो अभी तक जो है ऐसी पैनिक सिचुएशन नहीं है और अभी तक तमाम इंतज़ामात मुकम्मल हैं। तमाम डिपार्टमेंट्स अपना काम कर रहे हैं, PDMA अपना काम कर रहा है, इरिगेशन अपना काम कर रहा है, वासा अपना काम कर रहा है, तो नथिंग टू वरी अबाउट। साहब आपने कहा तकरीबन 90 क्यूसेक की गुंजाइश अभी भी बाकी है रावी के अंदर, और क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जी 90,000 क्यूसेक की अभी भी गुंजाइश बाकी है, तो क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि कितना बड़ा रेला जो है वो आ सकता है या अब खतरा टल चुका है? नहीं, अभी ख़तरा कह नहीं सकते टल गया, क्योंकि हमारे जो रिकॉर्ड के मुताबिक था कि रात को भी 90,000 से 1 लाख क्यूसेक के करीब आएगा। अभी तक जो मैक्सिमम राइज़ आया है वो 160 तक आया है, लेकिन अभी नेक्स्ट 24 आवर्स जो है वो क्रूशल है। सही, तो अभी हम देख रहे थे कि 8वां स्पेल था आई थिंक बारिशों का, और आगे मजीद कितने स्पेल आना बाकी हैं? अब नोवा की फोरकास्ट है 29 से 2 सितंबर तक, तो इसमें भी जो एक्सपेक्टेड है कि 200 से 300 mm के करीब बारिश होगी। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे इंतजामात मुकम्मल है, हमारा कंट्रोल रूम एस्टेब्लिश्ड है। किसी भी पब्लिक को अगर अर्बन फ्लडिंग से मुतालिक कोई कंप्लेंट होती है, उसके लिए हमारा हेल्पलाइन नंबर है 1334। कोई भी कंज्यूमर हमारे हेल्पलाइन पे कॉल कर सकता है और हम 24 आवर्स के अंदर उसको अटेंड करते हैं। बिल्कुल ठीक है। मुदस्सिर साहब, ज़रा सैनिटेशन सिस्टम के हवाले से भी हमें बताइएगा। बहुत सारी बीमारियां जो है मानसून में फैलती हैं, डॉक्टर्स हजरात ये कहते हैं कि हमारी जो लाइंस हैं ये भी आपस में कनेक्ट होती हैं और इसकी वजह से बहुत सारे मसाइल आते हैं। गंदा पानी जो है वो साफ़ पानी में शामिल हो जाता है और लोगों के घरों में जब जाता है तो फिर मसाइल पैदा होते हैं। सैनिटेशन के हवाले से क्या इंतजामात है और इस वक्त हमारी पोजीशन क्या है? जी, पानी के हवाले से मैं आपको बताऊंगा कि जो पानी हम ज़मीन से निकालते हैं वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का होता है, लेकिन जब वो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जाता है, लोगों की टैंकियों में जाता है, तो बैक्टीरियल उसमें कंटेमिनेशन हो जाती है। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है पब्लिक से, कहीं से पाइप भी लीक कर रहे होते हैं, वहाँ से भी कंटेमिनेशन जी बिल्कुल मैं ये नहीं कह रहा, मतलब आउटलिफ्ट सिस्टम भी है हमारा। और लेकिन जैसे ही हमें कंप्लेंट मौसूल होती है 1334 जैसे मैंने आपको बताया उसके थ्रू, तो हमारी टीम फौरी वहाँ पर जाती हैं, वहाँ पर सैम्पलिंग करती हैं, जो भी सोर्स होता है कंटेमिनेशन का उसको रिमूव करती हैं और तमाम के तमाम सिस्टम को फ्लश करती हैं। उसके बाद दोबारा जो है पानी वो हमारी लैब में भेजा जाता है। जब तक वो सेटिस्फेक्शन लेवल तक नहीं आता हम उसकी टेस्टिंग रिपीटेडली करते रहते हैं। लेकिन मैं आपकी तवज्जुह से ये पैगाम देना चाहूँगा कि जितनी भी हमारी लोगों के घरों में टैंकियां हैं उसकी बाकायदा से सफाई वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो एक ऐसा सेक्टर है जो निगलेक्टेड रहता है। और 6 माह बाद या कितनी देर बाद उसे? ये 2 माह बाद, 2 माह बाद, हर 2 माह यानी कि साफ कर ले। अच्छा मुदस्सिर साहब, हम ये भी देख रहे हैं कि अभी ना सनसनी बहुत फैलाई गई है कि लाहौर में बहुत खतरा जो है वो पानी का रैला बह रहा है और कितने खदशात बताए जा रहे हैं। तो उसके तनाजुर में सिस्टम में इक्विपमेंट्स पूरे हैं, और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि इंटरनेशनल भी आपने स्टडी किया है, वहाँ क्या प्रैक्टिस होती है? इतना पानी अगर इकट्ठा हो जाए तो उसको कैसे निकासी आपका निज़ाम किस तरह मुतहरिक होता है, और यहाँ पर उसके कंपैरिजन में कितना एक्टिव है? जी, इसमें 2 चीज़ें, एक तो अर्बन फ्लडिंग मैनेजमेंट है और एक डिज़ास्टर मैनेजमेंट है। अगर खुदा न खास्ता चीज़ें जब डिज़ास्टर की तरफ चली जाती हैं तो फिर एक मतलब नेक्स्ट लेवल की एक टियर होता है जो जिससे गुजर कर हमें जाना होता है। और उसमें ये है कि जो इंटरनेशनली जो SOPs फॉलो किए जाते हैं, जो फ्लड पॉर्न एरियाज़ होते हैं वहाँ पे फ्लड के जो रेजिलिएंट स्ट्रक्चर है, मतलब वहाँ के जो घर हैं वो मतलब ऐसे बनाए जाते हैं जो इवन के पानी में भी ना गिरें और डैमेज ना हो। दूसरा, उनका लेवल ऐसा रखा जाता है जो रिवराइन एरियाज़ के अंदर होते हैं उनका एक लेवल ख़ास तौर पर रखा जाता है। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पर मतलब इलीगल सेटलमेंट्स भी हैं। अगर अभी पे आप चाहें तो काफ़ी सेटलमेंट्स ऐसी हैं जो अभी तक किसी भी महकमे से अप्रूव नहीं होंगी। तो मतलब कुछ सोशल कंपल्शंस भी हमारी हैं, लेकिन अब गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने रात को भी जितने भी वो ऐसे इलाके थे वो सारे खाली करवा लिए हैं। तो और इंशाल्लाह चीज़ें मतलब इन कंट्रोल हैं। अच्छा मुदस्सिर साहब, यहाँ मेरा एक सवाल है, ये भी होता है कि जैसे आप बता रहे हैं कि इदारे मुतहरिक हैं, काम भी जारी है, लेकिन मौसम के हवाले से अलर्ट पहले से जारी किया जाता है, तो उस हवाले से आप समझते हैं कि बहुत सारी तबाहियों से बचा जा सकता है अगर पहले से इंतजामात मुकम्मल कर लिए जाए हुकूमत की जानिब से? जो बंद अब बांधे जा रहे हैं, जो बैरियर्स लगाए जा रहे हैं, वो पहले से अगर हो तो नुकसान कम हो सकता है? जी बिल्कुल कम हो सकता है, लेकिन इसको बिल्कुल आप ये नहीं कह सकते कि मतलब नुकसान होता नहीं, क्योंकि डिज़ास्टर आप देखें ग्लोबली कहीं भी होता है। इवन के USA में लास्ट ईयर जो फ्लड आया और कनाडा में जो लास्ट ईयर फ्लड आया, चाइना में जो फ्लड आया, तो आप नुकसान को मिनिमाइज़ कर सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि। अच्छा मुदस्सिर साहब, जिस तरह से अभी आप पहले बात कर रहे थे, आपकी बात से सवाल है कि आप कह रहे थे कि मुख्तलिफ जो सोसाइटीज़ भी हैं, जो रिहाइश गाहें भी हैं, कॉलोनीज़ भी बनी हुई हैं, छोटी हैं चाहे बड़ी हैं,
तो वो इजाज़त के लिए उन्हें आपके पास भी आना पड़ता है, वासा की इजाज़त भी उन्हें दरकार होती है? जी। तो फिर क्या क्राइटेरिया होता है, किस तरह से आप इन्हें अलाउ करते हैं? मैंने आपको बताया कि ये मतलब इजाज़त अगर मिल जाए फिर वो इलीगल नहीं रहती। अगर इलीगल सेटलमेंट की जिनकी मैं बात कर रहा हूँ वो बगैर किसी परमिशन के और बगैर किसी एनओसी के वो बनी हुई हैं और किसी भी एलडीए की डिपार्टमेंट को या वासा के डिपार्टमेंट को अप्रोच ही नहीं किया गया, तो वो तब की हैं, तब शायद ये मतलब एस्टेब्लिश भी नहीं हुए थे डिपार्टमेंट्स। लेकिन जब उनको आप वैकेट करवाने जाते हैं तो उसमें काफ़ी इश्यूज आते हैं। लेकिन अब जो क्योंकि फ्लड को पेश नज़र रखते हुए वो तमाम इलाके खाली करवा लिए गए हैं। अच्छा मुदस्सिर साहब, ये भी लास्टली बता दीजिएगा, इस पर भी कमेंट कीजिएगा, जिस तरह से भी कराची में बड़ी हमने देखा बारिश हुई और बहुत ज़्यादा मुश्किलात लोगों को दरपेश रहीं, 3-3, 4-4 दिन जो है पानी खड़ा रहा और मेयर कराची ये फरमा रहे थे कि तकरीबन 60 मिलीमीटर तक तकरीबन जो बारिश है वो बर्दाश्त कर सकता है कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर। लाहौर में इस हवाले से क्या सूरत हाल है? अगर हम आम शाहराओं की बात करें, मेन एरियाज़ की अगर हम बात कर लें तो कितने मिलीमीटर बारिश का बोझ बर्दाश्त कर सकते हैं? अगर लाहौर की हम बात करें तो जो मेन शाहराज हैं वो 150 mm तक जो बारिश है उस पर पॉन्डिंग एक्सपीरियंस नहीं हुई हमें इस साल, क्योंकि इस साल गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने काफ़ी इन्वेस्टमेंट की है और मैं आपको बताऊं कि 100 बिलियन के करीब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में कंज्यूम हुआ इस साल। इसमें वाटर टैंक्स मैंने आपको बताया 13 वाटर टैंक्स बने हैं लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में। और वाटर टैंक्स का फ़ायदा ये भी है कि ना सिर्फ हम अर्बन फ्लडिंग को कंट्रोल कर रहे हैं और जितना भी पानी है उसको हम रीयूज़ करते हैं, पानी को, बारिश के पानी को स्टोर किया जाता है और फिर उसको हॉर्टिकल्चर के लिए या रिचार्जिंग के लिए यूज़ किया जाता है। क्योंकि जब 100 mm बारिश होती है तो 4000 मिलियन गैलन के करीब पानी सिटी में एंटर होता है और उसको अगर हम स्टोर करके रीयूज़ करें तो आप ये देखें कितना ये बड़ा बेनिफिशियल होता है। अच्छा, बस ये हमारे नाजरीन को जाते जाते एक ये भी बता दीजिएगा कि अभी के लिए क्या एडवाइजरी है, क्या अलर्ट है, क्योंकि जैसे कि आप भी बता रहे हैं कि ग्लोबली क्लाइमेट चेंज आ रहा है, तो चैलेंजेस आगे क्या होंगे, मौसम कैसा रहेगा और लोगों के लिए क्या एहतियात है? मौसम मैंने आपको बताया कि 29 अगस्त से 2 सितंबर तक एक 200 to 300 mm की पेशन गोई है। गुजारिश यही है कि मतलब गैर ज़रूरी तौर पर लोग बाहर ना निकलें और स्पेशली जो बच्चे हैं, जैसे ही बारिश होती है और पानी इकट्ठा होता है तो उसमें काफ़ी बच्चे जो है वो खेलने के लिए और आ जाते हैं, वो काफ़ी डेंजरस हो जाता है। तो बच्चों को महफूज कहा जा रहा था, अभी बड़े लोग रावी में पानी देखने चले गए थे। तो थोड़ी सी अवेयरनेस हम कोशिश करते हैं कि लोगों को करते भी रहें, आप भी करते रहते हैं, तो इस प्रोग्राम के तो से भी हम रिक्वेस्ट करते हैं। चलें जी, हम तो अवेयरनेस दे रहे हैं, अब लोगों से गुजारिश है कि वो भी इस पर अमल करना शुरू कर दें, एहतियात करें। बहुत शुक्रिया मुदस्सिर साहब, थैंक यू। और बिल्कुल जी, इंतजामात मुकम्मल है, इंतजामिया इस हवाले से मुतहरिक है। फिलहाल ख़तरे की उस तरह से कोई बात नहीं है। अगर लाहौर में कि हम देखा जाए, लाहौर की हद तक अगर बात करें और शादरा के हवाले से जो बताया जा रहा था कि एक बड़ा रेला वहाँ पर आ सकता है, तो अभी वहाँ पर कोई इस तरह की खुदा न खास्ता हंगामी सूरत हाल पैदा नहीं हुई है और हुकूमत भी बहुत अलर्ट है और हम देख रहे हैं कि इमदादी कार्रवाइयाँ भी इस वक्त जारी हैं और अवाम को भी चाहिए कि एहतियात करें। जिस तरह से हम देख रहे थे कि रावी की तरफ जी लोग रुख कर रहे थे और पानी देखने जा रहे थे, तो हर चीज़ वो एडवेंचरस नहीं होती है और ये नहीं है कि सोशल मीडिया के लिए आप इस तरह की हरकतें करें, लेकिन यस, आपको एहतियात करनी चाहिए और जितना पानी इकट्ठा हो चुका है सड़कों पर, तो लोगों को भी चाहिए कि उस तरह से घरों से निकलने से इज्तनाब करें। बिल्कुल जी। और सियालकोट में हमने देखा था कि बड़े पैमाने पर जो है वो तबाही हुई है और कई देहात ज़ेरे आब आ गए, शहरों में पानी खड़ा हो गया और इस वक्त सियालकोट में ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है, हमारे नुमाइंदे वहाँ पर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। बताइएगा इस वक्त क्या पानी निकाल लिया गया है और ओवरऑल क्या सूरत हाल है सियालकोट और गिरदोनवा? बिल्कुल, गुज़श्ता दौरों से सियालकोट भर में सैलाबी सूरत हाल बनी हुई थी। आज का पानी जो है वो बतदरीज कम हो रहा है। अगर हम हेडमराला बिराज की बात करें तो हेडमराला बिराज पर कल जो पानी की आमद थी वो 9 लाख क्यूसेक तक रिकॉर्ड की गई थी। आज की अगर हम बात करें तो सूरत हाल नॉर्मल है। आज की हम अगर बात करें तो 1,90,000 क्यूसेक पानी का रेला जो है वो हेडमराला के मुकाम से गुजर रहा है। अगर हम एहराज की बात करें तो 1,85,000 क्यूसेक पानी हेडमराला बिराज से जो है वो खारिज किया जा रहा है। इसके अलावा हम अगर बात करें नालों की तो नाला पलखू, नाला 1, नाला डेक, तीनों जो नाले हैं वो बिफरे पड़े हैं और सियालकोट भर में जो है वो अभी तक 3 से 4 फुट पानी जो है वो खड़ा है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ नाला पलखू के साथ वाली सड़क पर। आप देख सकते हैं कि अब यहाँ पर भी 2 से 4 फुट तक पानी जो है वो अभी तक मौजूद है। हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, इनसे पूछते हैं किन मसाइल का सामना करना पड़ा है। सैल सर 2 दिन हो चला है, इतने खजल खराब होने पुली तो फना भोत भड़त, कोई भी इंतजामिया का कोई बंदा नहीं आया है।
ਅੱਜ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਘਟਿਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਆਪ ਲੋਕੀ ਰਿਕਸ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਗਏ ਸਾਂ, ਸਾਡੀ ਫਲਾਈਟ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਫਲਾਈਟ ਵੀ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਰਨਵੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਦੋਵਾਂ ਸਾਈਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕੀ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਆਪ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। बड़ा परेशान हाल ने लोग, बहुत परेशान हैं। जी आपने शहरी की बात सुनी। शहरी का कहना है कि हम 2 रोज़ से जो है वो अपने देहात में जा नहीं सके और इंतज़ामिया की जानिब से बिल्कुल इंतज़ाम जो है वो नज़र नहीं आ रहा। हम आज पानी कम हुआ है तो अपने घरों की तरफ जो है वो लौट रहे हैं। इसके अलावा मैं आपको ज़िला इंतज़ामिया की अगर बात बताऊं तो ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से रेस्क्यू 1112 और वासा की टीमों को जो है वो अलर्ट तो रखा गया, लेकिन पानी इतना ज़्यादा था कि अब वो बिल्कुल जो है वो इस पानी को निकालने में मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई दिए हैं। जी सही। उमर शहजाद हमें सूरत हाल बता रहे थे कि इस वक्त सियालकोट में क्या मनासिर हैं, और बिल्कुल हमने देखा भी, हमारी नाज़रीन ने भी देखा कि किस तरह से वहाँ पर पानी मौजूद है और लोगों को आमदोरफ्त में भी शदीद मुश्किलात हैं। और सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि आप घर में जहाँ पर आप पनाह लिए हुए हैं वहाँ पर भी लोगों के घरों में भी पानी मौजूद है और वहाँ से निकालने का कोई एहतमाम नहीं है। और गाड़ियाँ की गाड़ियाँ जी पानी के रैले में बह गई हैं। और अगर हम हेड मराला की बात करते हैं तो वहाँ भी पानी की सतह जो है बुलंद हो रही है, नदी नालों में तुग़यानी है और इस वक्त आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। घरों में महसूर होकर रह गए हैं लोग और आम जिंदगी में जो आप अपने काम कर रहे होते हैं वो भी शदीद मुतासिर हैं। हम बाइक्स भी देख रहे थे, लोग फुटेज में नजर आ रही है कि पानी इतना जमा है, लोगों को कल हमने वो ये भी बड़े दर्दनाक मनासिर भी देखे कि लोगों के जो माल मवेशी हैं जो उनकी गायें भैंसें हैं बड़ी कीमती, वो भी जनाब पानी में बह गई हैं। उनका यानी वो आप समझें कि उनके कुल असासाजात जो थे वो सारे जो है पानी की नज़र हो गए हैं। और अगर हम हेड मराला की बात कर रहे हैं तो तकरीबन 2 लाख क्यूसिक जो है वो पानी जो आ रहा है हेड मराला के अंदर, और इखराज जो बताया जा रहा है वो तकरीबन 1,85,000 क्यूसिक है। और रावी के हवाले से जिस तरह से बताया जा रहा था कि यहाँ पर कोई 200 से 250 के दरमियान, यानी कि 2 से 2.5 लाख के दरमियान क्यूसिक का जो रेला है वो आ सकता है। लेकिन अभी तक जो सूरत हाल है वो ये है कि 1,60,000 क्यूसिक का जो रेला है वो रावी में है। लेकिन अभी भी जो अगले 24 घंटे हैं वो बड़े अहम होने वाले हैं। तो हम फिर से एक बार अपने नाजरीन को कह देते हैं कि एहतियात करें। जिस तरह से सैलाबी सूरत हाल है, मौसम की तबाहकारियाँ इस वक्त जारी हैं, तो आवाम गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें। और ऐसे मौक़ों पर सयाहत के लिए भी लोग बहुत मुतहरिक होते हैं। सयाह बहुत अगर हम क्लाइमेट चेंज की इतनी बात करते हैं और सारे ये बात कर रहे हैं, डंडोरा पीट रहे हैं, अगर आप ये समझ लें तो जनाब पहले हालात और थे, अब क्लाइमेट चेंज है। तो कोशिश करें कि आप महफूज मकामात पर ही रहें और अपने घर वालों का, अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखें। हम प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं। ब्रेक के बाद कुछ आपकी सेहत के हवाले से बात करेंगे, कहीं मत जाइए। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और अब कुछ बात कर लेते हैं सेहत के हवाले से। तो सैलाबी सूरत हाल है, मौसम तब्दील हो रहा है जिसकी वजह से जनाब बीमारियाँ भी बढ़ रही हैं और मुख्तलिफ किस्म की बीमारियाँ जो हैं वो जन्म ले रही हैं। मुल्क भर में हालिया बारिशों और सैलाबी सूरत हाल के बायस गंदे पानी और खुले मैन होल्स की वजह से जो सेहत है उसके मसाइल बढ़ते चले जा रहे हैं। आलूदा और ठहरा हुआ पानी जो है वो फंगल, बैक्टीरियल और पैरासाइटिक इन्फेक्शंस का सबसे बड़ा जरिया बन रहा है। ख़ास तौर पर कराची की अगर हम बात करें तो वहाँ सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक दिखाई दे रही है। अस्पतालों में हम देख रहे हैं कि रोज़ाना 5,000 के करीब मरीज़ जो हैं वो जल्दी अमराज के इलाज के लिए आ रहे हैं और सिविल अस्पताल में ये तादाद 500 से कोई 600 तक है, जबकि जिना अस्पताल हम देखें तो रोज़ाना 600 से ज़ायद मरीज़ जो हैं वो यहाँ आ रहे हैं। और यही सूरत हाल हम पंजाब और दीगर सूबों में भी देख रहे हैं। बिल्कुल। और इसके साथ ही अगर देखा जाए मौसम में नमी और आलूदगी ने बीमारियों के फैलाव के खदशे को कई गुना बढ़ा दिया है। इन दिनों बढ़ते हुए इन्फेक्शन से बचने के लिए कौन सी तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए और इलाज के लिए क्या मौसर तरीके हैं, इसी पर आज बात कर लेते हैं। हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं माहिर अमराज मेदा, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर इकरामुल हक साहब। डॉक्टर साहब, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि बरसात के आलूदा और गंदे पानी से पैदा होने वाली इस सीज़न के अंदर आम बीमारियां कौन सी हैं जिससे बहुत ज़्यादा लोग मुतासर हो रहे होते हैं और उसकी शिकायत के साथ अस्पतालों का रुख करते हैं? जैसा कि आपने भी जिक्र किया, इसमें ख़ास तौर पे जो है वो मैदे की बीमारियां हैं, अंतड़ियों की बीमारियां हैं और जल्द की बीमारियां, क्योंकि जो पानी खड़ा हो जाता है जब, तो उसमें अफजाइश ज़्यादा होना शुरू हो जाती है मच्छरों की, इसके अलावा बैक्टीरियाज़ की, डिफरेंट पैरासाइट्स की, फंगाई की, जो एल्जी वगैरह हैं उसमें। तो उससे ये होता है कि एक तो जो हैज़ा का मर्ज़ है वो फूट पड़ता है, फूड पॉइजनिंग ज़्यादा हो जाती है, लोगों को उल्टियाँ,
मोशन, ये सारी चीज़ें शुरू हो जाती हैं। और उसके बाद जो है जिस तरह अभी सूरत हाल है, लोग पानी में से गुजर के जा रहे हैं और वो हो रहे हैं, तो जिल्द के ऊपर डायरेक्ट जो ये पॉल्यूटेड वाटर है, बैक्टीरिया वगैरह हैं, वो डायरेक्टली जिल्द की बीमारियों का बायस बनते हैं। और इसमें जहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा है और ख़ास तौर पे ऐसी जगह जहाँ पे आपके इवन सर तक पानी पहुँच रहा होता है, तो कानों में पानी चला जाता है, ईयर प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। तो ये आम तौर पे मेन चीज़ें हैं जो कि आम तौर पे देखने में आती हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये पैरासाइटिक इन्फेक्शन क्या है और किस किस टाइप का हो सकता है? मतलब हम देखते हैं कि अक्सर तो ऐसा होता है कि नेल्स पे फंगस लगना शुरू हो जाती है, स्किन पर कोई ना कोई फंगस लगना शुरू हो जाती है, तो वो क्या मसाइल होते हैं? जो मुख्तलिफ़ किस्म के इन्फेक्शंस होते हैं, अब अगर हम पैरासाइट्स की बात करें तो जैसे इसमें हमारे पास जार्डिया है, इसके अलावा अमीबा है, मतलब ये मुख्तलिफ़ उसकी स्पीशीज़ हैं जो कि मुख्तलिफ़ बॉडी के पार्ट्स को जो है ना वो इन्वॉल्व करते हैं। अब इनमें जो आंत है वो सबसे ज़्यादा मुतासर होती है, जैसे हमारे पास डायरिया के मरीज़ आते हैं। इसके अलावा जो फंगस है वो भी, उसकी भी अफजाइश नस्ल बढ़ जाती है, जैसे हवा में नमी ज़्यादा है तो उसकी वजह से मुख्तलिफ़ किस्म के हैं जो नेल्स को कर रहे हैं, स्किन के मुख्तलिफ हिस्से कर रहे हैं, इवन कुछ हैं जो सिर्फ स्कैल्प पे हो रहा है वो करें इन्वॉल्व। तो ये सारी की सारी अभी आपको बहुत ज़्यादा देखने में मिलेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा कि फिर मरीजों की तादाद तो अस्पतालों में बहुत बढ़ जाती है, इसके इजाफे को भी हम देख रहे होते हैं, किस तरह से ट्रीट किया जाता है और कितना दुरानिया होता है, मतलब जिसमें मरीज़ जो है वो मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाता है? इसमें सबसे पहले तो शुरू हो जाता है इनफरादी तौर पे, क्योंकि इज्तिमाई तौर पे तो मेरे ख्याल में अभी कोई फ़ौरन से ना पानी निकाला जा सकता है, ना कोई आप इतना उसके ऊपर स्प्रे कर सकते हैं, क्योंकि ये तो एक बहुत ही उस पे है, बहुत लार्ज स्केल पे। तो इसमें शुरू में जो एहतियात है वो जितनी की जा सकती है कि पानी में मतलब जो है उसका एक्सपोजर कम से कम हो। अच्छा, पानी जो पीने का है उसे बॉयल करके ही अभी वो किया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है ना वो हो रहा है। कौन सी ऐसी कमी रह जाती है जिसकी वजह से, या फिर ये होना ही होता है, हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो मैदे की तकलीफ में, मैदे के मसाइल में मुब्तला हो जाते हैं, ख़ासतौर पर मानसून के अंदर? देखिए, इसमें मेरे ख्याल में सबसे पहली चीज़ है कि हमारा जो एक ओवरऑल एटीट्यूड है, मतलब जो हम हिफ्ज़ान सेहत के असूलों को बिल्कुल हमने बालाए ताक रखा हुआ है। वैसे आमतौर पे अगर उसको फॉलो किया जाए तो ये नंबर्स डेफिनेटली कम हो सकते हैं। तो लोग उतना ख्याल नहीं करते हैं, मतलब खाने की हैंडलिंग से पहले, खाना खाने से पहले अगर आप साबुन से हाथ धो रहे हैं, आप इन चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, ये तो आपने बता दिया ना कि डाइट भी आपकी बहुत ज़रूरी होती है इसमें, लेकिन अब जिस तरह से बारिशें हो रही हैं, सैलाबी सूरत हाल है, नमी ऑब्वियसली है, तो एहतियात क्या की जा सकती है कि जहां पानी ठहरा हुआ है, घरों में भी पानी बहुत जमा होता है, उसकी सफाई बहुत ज़रूरी है, और इसके अलावा ये बढ़े ना, फैले ना, इसके लिए क्या एहतियात? देखिए, इसमें सबसे बेहतर बात यह है कि अगर आप इंडिविजुअल तौर पे जैसे घर में कहीं है या कोई एक जौहर सा बन गया या ऐसी जगह, तो उस पर सिंपल स्प्रे जो है, किसी भी ऑयल से स्प्रे जो है, इवन जो घरों में ऑयल है उसका स्प्रे, मट्टी का तेल का स्प्रे आप कर दें तो एक लेयर बन जाती है, जिसकी वजह से सरसों का तेल भी कर सकते हैं आप। उससे ये होगा कि एक तो जो अफजाइश नस्ल है वो कम हो जाएगी, बैक्टीरिया की, मच्छरों की, और उसके बाद फिर पर्सनल हाइजीन पे ज़्यादा चीज़ आ जाती है। जब जो आप खुराक ले रहे हैं और अपने ख़ास तौर पे हाथ साबुन से धोना वो बहुत ज़रूरी है। तो इसके अलावा आप खुराक की बात करें तो डाइट में ऐसी कौन सी चीज़ें शामिल करें? डाइट में देखें, अब अगर जैसे कुछ एरियाज़ हैं वहाँ पे तो इस वक्त डाइट का शायद खुराक का पहुँचना ही बहुत जैसे ये सैलाब मुतासरा इलाके हैं, अच्छा इनमें ख़ास तौर पर क्या एहतियात बरतने की ज़रूरत है? क्योंकि डॉक्टर साहब देखिए, वहाँ पर सहूलियात तो दस्तयाब नहीं है, बैतुल खला भी उस तरह से नहीं है, कोई और चीज़ें भी वहाँ पर मौजूद नहीं है, तो वो किस तरह से महफूज रह सकते हैं बीमारियों से? देखिए, वही बात आ जाती है कि सबसे पहले है पानी का इस्तेमाल, क्योंकि पानी सबसे ज़्यादा जो कंटामिनेशन होती है वो पानी में होती है। तो अगर कोई इतना हो सके कि एटलीस्ट उसको बॉयल किया जाए, और आपको पता है बॉयल करने के लिए जस्ट 2 मिनट्स चाहिए, सिर्फ 2 मिनट अगर पानी को आप बॉयल करें, जब वो खोलना शुरू हो जाता है तो उसमें मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगाई मर जाते हैं। तो ये सबसे बड़ा है। और दूसरा हैंड हाइजीन, अगर साफ पानी मैसर ना हो, बड़े कराची के तो मसाइल हम देखते हैं, कराची में जिस तरह के सबसे ज्यादा है, और कराची में साफ खरीदती रही हैं कराची में साफ पानी के बहुत मसाइल हैं, पीने के लिए नहीं उस तरह से मैसर होता, तो उसमें फिर ऑल्टरनेट क्या वेज हो? देखिए, असल में वो एक शायर ने भी कहा है ना कि वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। हम अभी फौरी तौर पे कुछ नहीं कर सकते, इस चीज़ पे पहुंचने के लिए हमने बड़ी मेहनत की हुई है। तो इस चीज़ के लिए एक बहुत बड़ी रिफॉर्म्स की जरूरत है। अब इंडिविजुअल बेचारा एक आदमी क्या कर सकता है, कितना वो, उसको पहले बात तो ये है कि उसको आइडिया ही नहीं है कि ये कितना अहम है जो साफ पानी है, तो उसके लिए वो खुद से बहुत बिल्कुल। डॉक्टर साहब, ये भी फरमाइएगा कि ये जो आंतों का इन्फेक्शन हो जाता है आपको, जिसकी बहुत सारी कॉजेज हो सकती हैं, वजूहात हो सकती हैं, उन पर भी रोशनी डालिएगा।
ये किस हद तक खतरनाक हो सकता है, कितना वर्स्ट हो सकता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात की। अभी हमारे पास पेशेंट्स ऐसे आ रहे हैं, ख़ास तौर पे जो थोड़े एक्सट्रीम्स ऑफ एज के लोग हैं, यानी कि बहुत यंग या बहुत ओल्ड, या जिनको साथ में कोई दिल का मसला है, कोई शुगर अनकंट्रोल्ड है, तो उनके किडनी सबसे पहले हिट होते हैं। थोड़ी सी डिहाइड्रेशन हुई, एक दिन के उन्हें वो ड्यूरेशन होता है, और जब आते हैं तो उनके जो गुर्दों के टेस्ट हैं वो बहुत हद तक ऊपर गए हुए थे। तो ये बहुत ख़तरनाक हो सकता है अगर इसको फौरी तौर पे आपने हैंडल नहीं किया है। एक सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि किसी भी उसके लिए इंडिविजुअल के लिए इनफरादी तौर पे जब भी कभी कोई इस तरह का मसला हो तो वो अपने लिए ORS खुद घर में बना लें या कहीं से बाजार से लेके शुरू कर दें, क्योंकि पानी की कमी एक ऐसी चीज़ है जिसके गुर्दे ख़राब होते हैं उससे आगे, अगर वो वहाँ तक नहीं पहुँच सकता है तो गुर्दे परमानेंटली डैमेज जो डॉक्टर साहब सेहतमंद है उन्हें भी वैसे रिकमेंडेड है इस मौसम में ORS पीते रहें। मतलब ये है कि अगर आप देखें कि अगर आप जैसे बहुत ऐसा काम कर रहे हैं, आप एक्सपोजर है, आपको पसीना आ जाता है, एक दफ़ा बाहर निकलते हैं या बाहरी काम कर रहे हैं, तो फिर उसमें आप ले सकते हैं। यानी कि इसमें मैटर करता है कि आपकी इम्यूनिटी जो है वो बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, और अगर जिनकी स्ट्रांग है उन पर कम इफेक्ट होगा। जी, और बच्चों को डॉक्टर साहब किस तरह बचाया जा सकता है? बच्चों का बड़ा इंपॉर्टेंट। बच्चों में देखें, बच्चों में तो और भी हर वक्त वो रखना है, क्योंकि वो तो किसी भी जर्म्स में ही उन्हें तो रोकना मुश्किल है। तो उनके लिए साफ जाहिर है जो है ना, और ज़्यादा आपको फूड अच्छी प्रिपेयर करनी पड़ेगी, पानी का ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा, और अगर थोड़ा सा भी कोई मसला होता है तो फौरी तौर पे घर में भी आप ORS देना शुरू कर दें, और उसके लिए तो बहुत जल्दी हेल्प लेनी है। अच्छा डॉक्टर साहब, लास्टली ये बता दें, जैसे स्किन है, कुछ लोगों की बहुत यंग स्किन होती है, यूथफुल स्किन होती है, और कुछ जैसे एज बढ़ रही होती है तो स्किन भी उस तरह से कॉम्प्रोमाइज होना शुरू हो जाती है, तो उसके लिए फिर इफेक्ट मुख्तलिफ होते हैं? देखिए ऑब्वियसली स्किन पे देखिए ये एक बैरियर है, अगर आप देखें तो इसमें एक ऐसी लेयर है जो कि किसी भी बैक्टीरिया या वायरस फंगस की एंट्री को रोकती है। तो अगर आपकी ओवरऑल इम्यूनिटी कम होगी तो वो रिफ्लेक्ट होगी आपकी स्किन पे, और आपकी डाइट जो है डेफिनेटली वो कितनी आप मुतवाज़न ग़िज़ा ले रहे हैं उसका भी इफेक्ट आएगा, उसका भी अमल दखल स्किन पे बहुत ज़्यादा होता है। तो इसलिए अपनी डाइट अच्छी रखनी चाहिए और साफ़ पानी का जो इस्तेमाल है इसे यकीनी बनाना चाहिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपकी आमद का। और बिल्कुल जनाब, आप हमारी भी यही कोशिश थी, और ख़ास तौर पर आज ये सेगमेंट करने की, डॉक्टर साहब को मदऊ करने की, कि आपको इस तरह की जो है वो चीज़ें बताई जाएं, कोई आपको मशवरे दिए जाएं कि जिससे आप इस मौसम के अंदर बहुत सारी जो बीमारियां हैं उनसे अपने आप को महफूज रख सकें, इन्फेक्शन से खुद भी बच सकें और अपने बच्चों को भी बचा सकें, और अपनी स्किन का भी ख्याल कर सकें, क्योंकि आजकल तो स्किन केयर के बहुत ज़्यादा ट्रेंड है और ख़वातीन स्पेशली बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होती हैं। तो और अच्छी स्किन केयर प्रोडक्ट्स बहुत महंगी हैं। अच्छी स्किन केयर प्रोडक्ट्स महंगी हैं, लेकिन यस हम होममेड रेमेडी से भी बहुत अच्छी स्किन केयर कर सकते हैं। ये सिर्फ बातें ही होती हैं कि आप एक्सपेंसिव चीज़ें इस्तेमाल करेंगे तो ही स्किन बेहतर होगी। इसमें सबसे ज़्यादा पार्ट है आपकी डाइट का। देखिए हम तो अपने शो से यही मैसेज दे रहे होते हैं ना कि वो हम वैसे भी जो स्किन एक्सपर्ट भी हमारे पास होते हैं तो यही कोशिश करते हैं कि आपके किचन के अंदर जो चीजें मौजूद हैं या जो आपकी जेब पे हल्की हो उनके साथ आप किस तरह से अपनी बॉडी का, अपने स्किन का, अपने बालों का ख्याल रख सकते हैं। और ये सिर्फ मिथ है कि बहुत एक्सपेंसिव चीजों से आपकी स्किन अच्छी होती है। मेरा ख्याल है हम अपनी ऑडियंस का भी कुछ ख्याल कर लें। उन्होंने भी हम तो चाय पी रहे हैं, उन्होंने भी उठ के चाय पीनी होगी। तो एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा मुलाकात होगी। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक नाज़रीन। और जिस तरह से हमने अपने इब्तदाइये में बात की थी कि आपको पाकिस्तान की एक ऐसी बासलाहियत बेटी से आज हम मुतारिफ करवाने जा रहे हैं, मुलाकात करवाने जा रहे हैं, उनसे बात करेंगे जिन्होंने दादू के एक छोटे से गांव से निकलकर मसनूई जहानत के मैदान में दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। वो पाक GPT की शरीक पानी भी हैं और उन्होंने एक ऐसा AI कन्वर्सेशनल मॉडल तैयार किया है जो ऑफलाइन और कमज़ोर इंटरनेट पर भी चल सकता है ताकि महरूम इलाकों के लोग भी जदीद टेक्नोलॉजी से फ़ायदा उठा सकें। जी बिल्कुल। और उनकी इन्हीं काविशों पर 2024 में चीन के वर्ल्ड इंटरनेट कॉन्फ्रेंस में उन्हें ग्लोबल यूथ लीडर इन AI इनोवेशन का एजाज दिया गया, जबकि 2025 में उन्होंने वर्ल्ड यूथ डेवलपमेंट ग्लोबल फोरम से भी उन्होंने एक्सीलेंस एक्शन का अवार्ड जीतकर एक और संगे मील अबूर किया है। इससे बड़ी एजाज़ की बात है और इनसे आपको मिलवाते भी हैं और उनसे खुसूसी गुफ्तगू भी करेंगे। आलमी अवार्ड याफ्ता फरा गुल राहुल ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। गुड मॉर्निंग। और कहिएगा, जिस तरह से हम आपके एजाज़ात की बात करें और इतना बड़ा आपने नाम कमाया है, तो दादू जैसे छोटे से गाँव से निकल कर एक आलमी सतह पर ये कामयाबी का सफ़र कैसा रहा आपका? अच्छा, थैंक यू सो मच सोनो न्यूज़ मुझे यहाँ पे इनवाइट करने के लिए। जो सफ़र था अल्हम्दुलिल्लाह वो चैलेंजिंग था, लेकिन इतना ज़्यादा चैलेंजिंग नहीं था बिकॉज ऑफ माय पेरेंट्स, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं। मैं इस मामले में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हूँ, बहुत ज़्यादा प्रिविलेज्ड हूँ। उन्होंने मुझे अच्छी एजुकेशन दी और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने खुद भी काफ़ी ज़्यादा मेहनत की, तो इट वॉज नॉट दैट हार्ड जर्नी फॉर मी, तो गुजर गया अल्हम्दुलिल्लाह।
चलें, ज़बरदस्त है। फरा, हमें ये बताइए कि पाक जीपीटी बनाने का आइडिया ये आपके जहन में किस तरह से आया और इस पर आपने अमली काम कैसे शुरू किया, और ये वर्किंग आपने किस तरह से की कि लोगों को इंटरनेट के बड़े मसाइल हैं और वीक इंटरनेट है, और ऐसा मैंने सिस्टम बनाना है कि जो कमज़ोर इंटरनेट पे भी जो है वो बेहतरीन तरीके से काम सर अंजाम दे सके। अच्छा, जब हम लोग गांव जाते थे, क्योंकि मैं दादू सिंध से बिलोंग करती हूँ, रूरल पाकिस्तान से बिलोंग करती हूँ, तो जब हम गांव जाते थे तो मैं दो चीजें देखती थी जिसकी वजह से डिजिटल डिवाइड क्रिएट हो जाता था, जिसकी वजह से हम अर्बन एरियाज वालों को सारे इंफॉर्मेशन की एक्सेस भी मिल जाती थी और आसानियां भी हो जाती थी, हर तरह की अपॉर्चुनिटीज भी मिल जाती थी। बट देन रूरल एरियाज को वो सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो फेस करनी पड़ती थी, क्योंकि उनका जो मेजर चंक है वो उन चीजों को एक्सेस ही नहीं कर पाता था। उसके दो रीजन मैंने देखे थे, वो ये कि एक तो जितने भी टूल्स हैं दे डू नॉट सपोर्ट लोकल लैंग्वेजेस, और दूसरा ये कि इंटरनेट इज ऑफन लिमिटेड टू 2G या इंटरनेट होता ही नहीं है। तो मेरे जहन में आया कि क्योंकि मैं AI पे काम कर रही थी, तो मुझे जहन में आया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैज पोटेंशियल टू इम्पैक्ट मिलियंस ऑफ लाइव्स ऑल टुगेदर। तो फिर मैंने कहा कि व्हाई नॉट मैं कोई ऐसा प्रोजेक्ट बनाऊं जो कि इन लोगों का ये वाला मसला सॉल्व करे, कि मैंने फिर इसके साथ एक पाक जीपीटी मॉडल बनाया जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कन्वर्सेशनल मॉडल है, और ये काम करता है लो बैंडविड्थ कनेक्शंस पे और लोकल लैंग्वेजेस में, टू इंश्योर दैट नो वन इज लेफ्ट बिहाइंड जस्ट बिकॉज देयर इंटरनेट इज स्लो और देयर लैंग्वेज इज डिफरेंट। माशाल्लाह माशाल्लाह फरा, हमें बताने में भी बहुत प्राउड फील होता है, और जब खवातीन किसी मैदान में एक संगे मील अबूर करती हैं तो ये तो यकीनन पाकिस्तान के लिए भी फ़ख्र की बात है। कहिएगा, जब आपने ये पहला आलमी एजाज़ लिया तो आपके क्या एहसास थे, क्योंकि हम देख रहे हैं आपको 2024 में और 2025 में भी अवार्ड से नवाजा गया है, तो कौन सा ऐसा लम्हा था जो बहुत यादगार भी रहा हो आपके लिए? अच्छा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इन दोनों फोरम्स में जो लम्हात बहुत ज़्यादा यादगार थे वो यही थे कि इन दोनों में मैंने अवार्ड जीता। तो होता ये है कि फोरम्स में बहुत ज़्यादा लोग आते हैं, पूरी दुनिया से लोग आए हुए होते हैं अपने प्रोजेक्ट्स के साथ, और डिफरेंट मुल्कों के डिफरेंट प्राइम मिनिस्टर्स, और बहुत ज़्यादा अच्छे ये फोरम्स होते हैं टेक रिलेटेड और इस तरीके से। लेकिन उसमें फिर आप जब अवार्ड जीत लेते हो ना, तो सबकी नज़रें जो होती हैं वो आपकी तरफ शिफ्ट हो जाती हैं। तो वो एक जो फीलिंग होती है कि आपने पाकिस्तान का जो तरक्की है उसमें अपना छोटा सा रोल प्ले किया और लोगों का परसेप्शन चेंज किया कि पाकिस्तान में भी लोग बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं, स्पेशली लड़कियां यहाँ पे आती हैं और वो जीतती हैं। तो इट वाज अमेजिंग एक्सपीरियंस एंड दोज मोमेंट्स वर मोस्ट अनफॉरगेटेबल। बिल्कुल ठीक है फरा, और जिस तरह से आप पहले भी अभी बात करी थी, एक तो आपने चैलेंजेस की भी बात की, और पहले भी आप जिस तरह जिक्र कर रही थी कि आपके पेरेंट्स बड़े सपोर्टिव थे और ये बड़ी ब्लेसिंग है, और साथ ही साथ आप तो हुनरमंद हैं। एक लड़की के तौर पर टेक्नोलॉजी के मैदान में आपको कुछ चैलेंजेस तो फेस करना पड़े होंगे, कहीं ना कहीं कोई रुकावटें तो ज़रूर आई होंगी, अगर नहीं तो कोई मुश्किलात ज़रूर आई होंगी, उनको आपने किस तरह से कैटर किया? अच्छा देखें, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जिस एरिया से मैं बिलोंग करती हूँ वहाँ पे हर लड़की के लिए एक परसेप्शन होता है कि द आइडिया ऑफ अ गर्ल स्टेपिंग इनटू लीडरशिप या टेक्नोलॉजी इज ऑफन मेट विद स्केप्टिसिज्म। उनको लगता है कि लड़कियां नहीं कर सकती, और इस तरह से फिर लड़कियों को उस तरह की सपोर्ट भी नहीं मिलती। तो आई ऑलवेज वांटेड टू बी एन एग्जांपल फॉर देम दैट अ गर्ल कैन लीड एंड शी कैन क्रिएट अ पॉजिटिव एंड मीनिंगफुल इम्पैक्ट इन अ सोसाइटी। और अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं इतना ज़्यादा मुझे इंटरनेशनल रिकॉग्निशंस मिली हैं और इतना ज़्यादा जब मैंने अचीव कर लिया है, तो अब लोगों के, इवन मेरे गांव में काफ़ी लोगों के परसेप्शंस चेंज हो रहे हैं। वो काफ़ी जो बड़े लोग होते हैं ना, जो एल्डर्स होते हैं, उनके भी परसेप्शंस चेंज हो रहे हैं। वो अपनी लड़कियों को इनकरेज करते हैं कि देखो इसने किया है, तुम भी टेक्नोलॉजी में जाओ। तो इस तरीके रियली ग्रेट फरा, और मैं अंडरस्टैंड कर सकती हूँ कि जो चैलेंजेस और जो रुकावटें होती हैं, क्योंकि आईटी या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं वो हम देखते हैं कि जी लड़कों में ज़्यादा ये ट्रेंड होता है, लेकिन अगर कोई लड़की इस मैदान में बहुत आगे उभर कर सामने आती है तो यकीनन बहुत ही बड़ी बात है ये। आप क्या समझती हैं आगे आने वाले टेक्नोलॉजी में क्या क्या मुस्तकबिल में चीज़ें हो सकती हैं, किन मसाइल का हमें सामना है, और महदूद वसाइल में नौजवानों के लिए आगे क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं? अच्छा देखें, मुझे लगता है कि पाकिस्तान का, जैसे मैं अभी एज अ यूथ माहौल देख रही होती हूँ, वो ये कि बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है। लेकिन पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा, एक तो यूथ का रेशो बहुत ज़्यादा है, दूसरा उनमें पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। तो अगर वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ आते हैं, आईटी की तरफ आते हैं, तो वहाँ पे उनको ना बहुत ज़्यादा स्पेस मिलता है, वो न्यू स्किल सीख सकते हैं। और एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, स्किल सीखना बहुत बहुत ज़्यादा आसान है। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि हम ना स्टार्ट कहाँ से करें, तो मैं उनको कहती हूँ कि आपके पास यूट्यूब है, आपके पास गूगल है, आप जस्ट वहाँ पे लिखो कि हाउ टू लर्न आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस,
और इतनी ज्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखना जरूरी है। मैं जब चाइना गई थी तो मैं देख रही थी हर चीज में AI इनकलकेटेड है। बिल्कुल, हर चीज AI पे डिपेंडेंट है और फ्यूचर भी यही है। फरा, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बिल्कुल, लोग जो सवाल कर रहे होते हैं कि अब कहाँ से शुरू करें, किस तरह से सीखने का अमल जो है शुरू होगा, तो जनाब किसी ने आके आपको बताना सिखाना नहीं है, सब कुछ आपके पास है। गूगल मौजूद है, AI है और साथ ही यूट्यूब है, वहां पर जाके आप जो भी सीखना चाहें आप सीख सकते हैं। इट्स अप टू यू। हम एक ब्रेक शामिल करते हैं, आप हेडलाइंस देखें, उसके बाद दोबारा मिलते हैं। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। एक बार फिर से बात करेंगे भारत की आबी दहशतगर्दी और शदीद बारिशों के हवाले से, जिसके बायस दरियाए चनाब, सतलुज और रावी में पानी की सतह खतरनाक हद तक पहुंच गई है और सियालकोट में सैलाब ने हर तरफ तबाही मचा रखी है। सड़कें तालाब बन गई, घरों और बाजारों में पानी ही पानी है, जबकि शहर में तालीमी इदारे बंद कर दिए गए हैं। गुजरांवाला डिवीजन में सैलाबी रेलों की तबाहकारियां जारी हैं। अब तक 15 अफराद जाँ बहक और मुतअद्दिद जख्मी हो चुके हैं। दरियाए रावी में आज शादरा से 1,70,000 क्यूसेक का बड़ा रेला गुजरेगा। दरिया से मुल्हिका तमाम इलाके खाली करा लिए गए हैं। और इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि इंतजामिया भी बहुत मुतहरिक है। NDMA पंजाब के मुताबिक दरियाए रावी में 38 साल पहले 1988 में इतनी खतरनाक और तबाहकुन सैलाबी सूरत हाल देखने में मिली थी। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन ने बताया है कि दरियाए रावी में जसड़ के मकाम पर 70 साल बाद और शाहदरा के मकाम पर 37 साल बाद इतना पानी आया है। दरियाए रावी में देखा जाए तो सैलाब की सूरत हाल है और इसी बारे में तफसीलात जान लेते हैं। हमारे नुमाइंदगान लाहौर और कसूर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। लाहौर से जैनब शहबाज और कसूर से इमरान भट्टी हमें अपडेट्स फराहम करेंगे। पहले चलते हैं जैनब के पास और जानते हैं कि इस वक्त रावी में क्या सूरत हाल है। जैनब, बताइएगा कि पानी की सतह कितनी है, सैलाबी रैलों की रफ्तार और शिद्दत किस हद तक बढ़ चुकी है रावी में? जैनब से भी इस हवाले से रब्ता करेंगे और हम रब्ता करने की कोशिश भी कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर हम देख रहे हैं कि पानी की सतह जो है वो ख़तरनाक हद तक वहाँ पर इजाफा देखने में आया है। और दरियाए सतलुज, दरियाए चनाब, यहाँ पर भी जो है पानी की सतह बुलंद होती जा रही है। और दूसरी तरफ से हम देख रहे हैं कि भारत भी आबी जारियत कर रहा है, भारत की जानिब से भी पानी छोड़ा गया है और सैलाबी सूरत हाल है। सियालकोट हो, कसूर हो, गुजरांवाला हो, दीगर जितने भी इलाके हैं वहाँ भी हम सैलाबी सूरत हाल देख रहे हैं और इंतज़ामिया मुतहरिक है। निकासी आपके लिए भी इंतज़ामात तो किए जा रहे हैं और लोगों को इमदाद भी पहुँचाई जा रही है, खुराक भी पहुँचाई जा रही है, लेकिन जो तबाही है जो हमें सुनने में आ रही है वो काफ़ी ख़तरनाक है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि लोगों के मवेशी बह गए हैं, बड़ा नुकसान देखने में आ रहा है। घर के घर जो हैं वो पानी में बह चुके हैं, आबादियाँ जो हैं वो तबाह हो चुकी हैं और लोग बहुत परेशान हैं, घरों में महसूर होकर रह गए हैं, निज़ाम ज़िंदगी मफलूज होकर रह गया है। और इस वक्त हम दुआ गो अगर देखा जाए तो ये तबाही तो अपनी जगह मौजूद है, लेकिन उसके बाद जो लोग सैलाब मुतासिरीन हैं उनकी ज़िंदगी यूं जैसे रुक सी गई है, थम सी गई है। मुश्किलात उनकी यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई, बल्कि एक मुश्किलात का ना ख़त्म होने वाला सिलसिला जो है वो यहाँ से शुरू हो चुका है। अशिया ज़रूरिया की जो उन्हें किल्लत है वो है और खाने पीने की जो अशिया हैं उनकी किल्लत है और बीमारियां जो हैं, जो वबाई अमराज हैं वो बड़ी तेज़ी से फैल रहे हैं। इमरान भट्टी से जानते हैं कि कसूर में क्या सूरत हाल है। इमरान, बताइएगा कसूर की ओवरऑल सूरत हाल क्या है, कितना मुतासर हुआ है सैलाब से और मजीद क्या प्रेडिक्शंस की जा रही हैं? ये देखिए, दरियाए सतलुज में तुगयानी आने के बाद कसूर का जो बॉर्डर एरिया, खास तौर पर जो गंडा सिंह का इलाका है, वो इस वक्त जो देहात हैं, जो बस्तियां हैं वो जेरे आ चुकी हैं और फसलें जो हैं वो तबाह हो चुकी हैं। यहाँ पे आज वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज की इस मुतासरा इलाके का विजिट मुमकिन है कि आज वो आएंगी और यहाँ का जो मुतासरा इलाका है सैलाब से उसका भी विजिट करेंगे। गंडा सिंह की बात करें तो यहाँ पे तकरीबन 10 से 12 के करीब जो देहात हैं वो मुकम्मल तौर पर डूब चुके हैं। लोगों का निज़ाम ज़िंदगी बड़ा बुरी तरह मुतासिर हुआ है। उनको यहाँ से रेस्क्यू किया गया। रेस्क्यू के तमाम इदारे मुतहरिक है, खास तौर पर पाक फौज के जो दस्ते हैं वो यहाँ पे इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ हैं और बोट्स के जरिए लोगों को दूसरे मकामात, महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया, जबकि यहाँ के लोगों को वार्निंग भी जारी की गई है, जिसके पेश नज़र जो है वो इलाके जो खास तौर पर सैलाब से मुतासरा होते हैं और नशीबी हैं उनको बचाने के लिए वहाँ पे अब इंतजामिया की जानिब से बंद बांधे जा रहे हैं और जो बंद बांधे गए हैं वहाँ पर भी फ्लड रिलीफ कैंप लगाए गए हैं। वहाँ पे ऑपरेशनल जो कैंप है वो भी कायम किए गए हैं। पाक फौज के दस्ते अलर्ट है, रेस्क्यू 1122 का अमला अलर्ट है, इसी तरह महकमा सेहत का अमला जो है वो भी मौजूद है और जहाँ लोगों को अशिया ज़रूरिया फराहम की जा रही है वहाँ लोगों की सेहत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी उनको अद्वियात और तिब्बी सहूलियात जो हैं
वो भी फराहम की जा रही हैं। तो सिचुएशन इस वक्त ये है कि तमाम इदारे यहाँ पे अलर्ट है और पीडीएम की जानिब से जैसे कि आप बता रहे हैं कि तमाम इदारे यहाँ पर अलर्ट हैं। ज़ैनब शहबाज ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है और वो दरियाए रावी के पास मौजूद है। ज़ैनब बताइएगा, यहाँ पानी की सतह जो है वो कितनी हद तक बढ़ चुकी है और बताया ये जा रहा है कि सैलाबी रैलों की रफ्तार में भी शिद्दत आ गई है, तो क्या सूरत हाल यहाँ पर देख रही हैं आप और इमदादी कार्रवाइयाँ कहाँ तक पहुँची हैं? जी बिल्कुल, देखें इस वक्त मैं दरियाए रावी पर मौजूद हूँ, शारजा के मुकाम पे, और यहाँ पे पानी की सतह जो है वो पिछले 2 रोज़ के मुकाबले में बात करें तो बहुत ज़्यादा हो गई है। बहाव बहुत ज़्यादा जो है वो हो गया है। अगर बात करें पानी का क्यूसिक है यहाँ पे तो 1,64,000 क्यूसिक जो पानी है वो इस वक्त इसका रेला यहाँ से गुजर रहा है। और पीडीएमए ने जो अलर्ट जारी किया है वो इस वक्त ऊंचे दर्जे का सैलाब है, जबकि जसर के मुकाम की बात करें तो वहाँ पर भी 2 लाख से ज़ायद का क्यूसिक का जो रेला है वो वहाँ पर मौजूद है। और इस वक्त जो आगे आने वाला टाइम जो है वो थोड़ा सा भी खतरा मौजूद है, क्योंकि पीडीएमए के अलर्ट के मुताबिक जो है वो दोपहर तक यहाँ पे तकरीबन दरियाए रावी में 2 लाख जो क्यूसिक पानी है उसका रेला गुजरेगा। तो इसके पेश नज़र यहाँ पे तमाम तर इदारे जो है वो हाई अलर्ट है, रिलीफ कैंप लगाए जा चुके हैं। इसके अलावा रेस्क्यू 1122 का अमला यहाँ पे अलर्ट है, बोट्स रखी गई हैं। इसके अलावा यहाँ पे आला अफसरान की जानिब से जो है वो जो विजिट्स भी किए जा रहे हैं और तमाम लोगों को यहाँ पे जो है वो अलर्ट रखा गया है। किसी भी हंगामी सूरत हाल में जो है वो यहाँ पे कोई भी अगर इकदाम करने की ज़रूरत पड़ी तो वो कर सकें। अगर मुल्का इलाकों की बात करें लाहौर के, तो शादरा के जो तमाम यहाँ पे घर हैं करीब तरीन जो दरिया के बिल्कुल किनारे लगते हैं उनको खाली करवा लिया गया है और उनको वार्निंग भी दी जा रही है और साथ मसाजिद में ऐलानात करवाए जा रहे हैं। यहाँ पर भी जो है वो सायरन बजाए जा रहे हैं ताकि किसी भी हंगामी सूरत हाल के लिए बिल्कुल जो है वो अलर्ट रहें। लोगों का जहाँ पे दाखिला जो है वो ममनू रखा है, दफ़ा 144 का नफाज किया गया है और बिल्कुल भी लोगों को जो है ये बताया जा रहा है कि यहाँ पे करीब नहीं आना, नदी नालों के करीब बल्कि नहीं जाना। तो यही जो सिलसिला है, यहाँ पे तमाम अलर्ट जो है जारी हैं। पीडीएमए के मुताबिक भी अगले जो 24 घंटे हैं वो अहम हो सकते हैं और जो पानी की सतह है, बहाव है, वो ज्यादा अगले 24 घंटे अहम हो सकते हैं और पानी की जो सतह बुलंद हो सकती है। और बड़ा अच्छा इकदाम किया गया है कि दफा 144 लगा दी गई है और लोगों की यहाँ पर इन इलाकों में आमद को रोक दिया गया है। बहुत शुक्रिया। ज़ैनब शहबाज हमें रावी से अपडेट कर रही थी, जबकि कसूर से भी हमें सूरत हाल से मुतालिक आगाह कर रहे थे और बता भी रहे थे कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का आज मुमकिन तौर पर दौरा भी हो सकता है कसूर का और वहाँ पर जो सैलाबी सूरत हाल है उसका वो जायजा भी लेंगी। इस हवाले से हम आपको वक्तन फवक्तन आगाह करते रहेंगे। अभी प्रोग्राम के सिलसिले को आगे लेकर चलते हैं, मुल्की सियासत को डिस्कस कर लें तो तहरीक इंसाफ ने हुकूमत और इदारों पर दबाव बढ़ाने के लिए पार्लिमानी महाज पर बड़ा कदम उठाया है। तहरीक इंसाफ के अरकान पार्लियामेंट ने कायमा कमेटियों से इस्तीफे देने का ऐलान कर दिया है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन जुनेद अकबर, साजिद खान, फैसल अमीन गंडापुर, शाहिद खटक, सनाउल्लाह मस्ती खैल और आसिफ खान समेत मुतादिद अरकान ने कायमा कमेटियों की रुकनियत से इस्तीफा दे दिया है। जराये के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर और अली जफर जुडिशल कमीशन की रुकनियत से इस्तीफा दे देंगे। जी बिल्कुल। और इस वक्त पीटीआई के पास जो है वो कौमी असम्बली की 5 और सेनेट की 8 और पीएसी की चेयरमैनशिप है, जबकि 56 कमेटियों की रुकनियत है। बढ़ती कशीदगी पर वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह ने एक बार फिर पीटीआई को मुज़ाकरात की दावत दे दी है और तमाम मसाइल जो है वो बातचीत के जरिए हल करने का मशवरा भी दिया है। अब सवाल ये है कि क्या कायमा कमेटियों से इस्तीफों से पार्लिमानी निज़ाम मुतासिर होगा और क्या सूरत हाल होगी, हुकूमत पर इसका कितना दबाव होगा। इसी तमाम तर सूरत हाल पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है सीनियर तजियाकार राना सर। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। कहिएगा, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पीटीआई वैसे तो इंतशार का शिकार हो गई है और पीटीआई की जानिब से हम देख रहे हैं पार्लियामेंट की कायमा कमेटियों से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान कर दिया गया है। इस वक्त पीटीआई के कौमी असम्बली में 5 और सेनेट में 8 और पीएसी की चेयरमैनशिप है उनके पास। इसके साथ साथ 70 कमेटियों की रुकनियत है। पीटीआई के इस्तीफों से पार्लिमानी निज़ाम कितना मुतासिर होगा और इससे हुकूमत पर कितना दबाव बढ़ता देख रहे हैं आप? देखिए, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो है वो 17 सीटों के साथ असेंबली में आके बैठ गई थी और उस वक्त मोहतरमा पे बहुत जनाब बातें भी होती थी कि जी सिर्फ 17 सीटें पीपल्स पार्टी के पास और 17 सीटें लेके पीपल्स पार्टी जनाब बेनज़ीर भुट्टो जो है वो असेंबली में आके बैठ गई हैं। देखिए, 17 सीटों का मतलब ये नहीं था कि 17 सीटें थोड़ी सीटें हैं, लेकिन वो अपना मैदान जो है वो खाली खुला छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। देयर वाज अ रीज़न टू दैट। रीज़न ये था कि निज़ाम के अंदर रहते हुए
ठीक है, प्रोटेस्ट भी करे, हर तरीके से वो चलती भी रही और अल्टीमेटली हमने देखा कि कुछ अरसे के बाद वो पावर में भी आ गई दोबारा। लेकिन निज़ाम के अंदर रहकर अगर सारी चीज़ें की जाएं तो मेरे ख्याल में वो बेहतर होता है। और इसी तरह जैसे पहले हुकूमत गई थी पीटीआई की, उस वक्त अगर ये असेंबलियों के अंदर रहते और असेंबलियां ना छोड़ते तो उस वक्त मेरे ख्याल में समथिंग लाइक 125 से भी ज़्यादा सीटें थी इनकी असेंबली में, नेशनल असेंबली में। तो अगर वो सीटें उस वक्त होती और उसके साथ इनकी पंजाब में भी हुकूमत थी, इनकी KPKA में भी हुकूमत थी, सो बाद में ये जिस तरीके से असेंबलीज डिज़ोल्व होती रहीं, और ठीक है इनकी एक्सपेक्टेशंस कुछ और थी पीटीआई वालों की, लेकिन अगर निज़ाम के अंदर रहते और यही जो नो कॉन्फिडेंस मूव है जो इनके खिलाफ आई थी, पीटीआई के खिलाफ आई थी, पीटीआई की हुकूमत के खिलाफ आई थी, इसी तरह मुमकिन था कि कुछ अरसे के बाद ये भी नो कॉन्फिडेंस मूव लेके आ सकते थे पीटीआई वाले, और जो हुकूमत थी वो हुकूमत जो है वो गिर सकती थी। लेकिन अगर आप निज़ाम से ही निकल जाए बाहर और मैदान ही खुला छोड़ दें तो फिर वो इट्स गोइंग टू बी अ सिचुएशन, वो सिचुएशन बन जाती है और फिर वो किसी ना किसी तरीके से निज़ाम जो है जैसा भी है चलता तो रहता है। लेकिन मैदान आप जब खुला छोड़ दें, और पॉलिटिक्स में निज़ाम खुला छोड़ने का मतलब ये है कि आप बाकी लोगों को दावत दे रहे हैं कि जनाब आए, उनकी जो स्पेस है जो वो खाली छोड़ के जा रहे हैं वो फिल कर लें। सो आई डोंट सी कि ये कोई अच्छी स्ट्रेटजी है। राणा साहब, पीटीआई ने आइंदा माह सितंबर में एक बार फिर सड़कों पर आने का ऐलान किया है। बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि बानी की रिहाई, अदलिया की आज़ादी और जमहूरियत की बहाली के लिए बड़ा जलसा करने का हम जो है वो प्लान कर रहे हैं। क्या पीटीआई इस तरह जलसे करके बानी को रिहा करवा पाएगी, कोई रिलीफ दिलवा पाएगी? देखें, जलसा करना, जुलूस निकालना, ये ठीक है, देयर आर टू डिफरेंट थिंग्स। जलसा करना है ज़रूर करें पीटीआई वाले, बट जो मसल पावर है जो स्ट्रीट पे शो करने वाली बात है कि स्ट्रीट पे मसल पावर पीटीआई शो करती आई है, उससे एज सच कोई ऑब्जेक्टिव जो है, जो मेन ऑब्जेक्टिव है इनका, वो ये है कि जनाब किसी न किसी तरीके से इमरान खान की रिहाई हो जाए। तो इमरान खान की रिहाई स्ट्रीट पे मसल शो करने से तो ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हुआ अभी तक। तो अभी कई साल गुजर गए तो अभी तक तो अचीव नहीं हुआ। सो जलसा करे, ज़रूर करे, बट एट द वेरी सेम टाइम अगर कहा जाए कि उससे इमरान खान की रिहाई हो जाएगी या मुमकिन हो जाएगी, I don't see that happening. मुश्किल। तो जलसे करने से अब जो है वो अचीव नहीं होता, और इससे पहले भी हम देख चुके हैं कि पीटीआई जलसे कर चुकी है। और दूसरी तरफ राणा साहब, हम देख रहे हैं कि बानी पीटीआई की हिदायत के मुताबिक तहरीक इंसाफ ने ज़िमनी इलेक्शन का बॉयकॉट करने का फैसला कर लिया, मगर लाहौर के हल्के 129 की अगर हम बात करें तो वहाँ इलेक्शन लड़ने का फैसला किया गया है। तो पीटीआई के बॉयकॉट के बगैर ज़िमनी इलेक्शन की आप क्या हैसियत देखते हैं? वो ठीक है, स्ट्रेटजी जो भी है वो उनको ज़्यादा बेहतर पता होगी पीटीआई वालों को, क्योंकि वो कोई ना कोई स्ट्रेटजी बना के रखते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में अगर ये बाय इलेक्शंस में, देखें बाय इलेक्शन में उन्हें यही है ना खदशा पीटीआई वालों को कि उनके खिलाफ धांधली हो जाएगी या उनकी सीटें चली जाएंगी, ठीक है, तो ठीक है। लेकिन एट द वेरी सेम टाइम अगर वो बाय इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं, ठीक है, तो उसमें ये भी तो हो सकता है ना, दूसरे एंगल से भी देखें, ये भी तो हो सकता है ना कि उनको इतने ज़्यादा वोट मिले, इतने ज़्यादा वहाँ पे टर्न आउट हो कि वो उसमें कोई धांधली का खदशा भी ख़त्म हो जाए, या अगर होती भी है धांधली तो एटलीस्ट वो रजिस्टर तो करा सकेंगे ना लोगों को कि जी हमारे इतने वोट थे और इतनी बड़ी धांधली हो गई। सो एक दे विल हैव अ पॉइंट टू रजिस्टर। बिल्कुल छोड़ देना मैदान और जहाँ पे इत्तेहाद होने शुरू हो जाए पीपल्स पार्टी और नून लीग के, और वो जनाब कैंडिडेट्स पिच करना शुरू कर दें अपने जॉइंट कैंडिडेट्स, तो फिर वो कौन जगह स्पेस लेगा? वो स्पेस वही लोग लेंगे। जैसे कि आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ, जब आखिरी लेग चल रही थी पीटीआई की हुकूमत की, तो वो जो वन पेज की शुरू में बातें होती थी पीटीआई की हुकूमत कहती थी कि पिंडी वालों के साथ वो एक पेज पे है, वो वन पेज जो था वो 6 महीने साल जो था आखिरी, वो उसमें खत्म हो गया था। तो वो वैक्यूम क्रिएट हुआ ना, तो उस वैक्यूम में जगह किसने बनाई? जो मौजूदा हुक्मरान है उन्होंने जगह बना ली। सही। तो राना मुबशिर साहब, ये भी कहिएगा कि बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं विफाक से कई मामलात पर इख्तलाफ के बावजूद भी हुकूमत के साथ हैं, पीपल्स पार्टी नून लीग की हुकूमत के साथ चलने और इसे बैसाखियां फराहम करने पर क्यों मजबूर नजर आ रही है?
ये लव हेट रिलेशनशिप तो है, बिल्कुल ठीक है। पीपल्स पार्टी और नून लीग का लव हेट रिलेशनशिप है, और पीपल्स पार्टी जो है, जो कॉम्प्रोमाइज़ किए उसने पंजाब में नून के साथ, उसमें वो डैमेज भी हुई, और इसमें तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बुरी तरह डैमेज हुई। लेकिन एट द वेरी सेम टाइम अगर आप देखें तो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्टें उनके पास हैं, वो अपने आप को इस सारी चीज़ों से, यानी कि जितने भी यहाँ पे डिसीजंस लिए गए हैं उनसे अपने आप को परे रखने की भी कोशिश करते हैं कि नहीं जी उनके डिसीजंस नहीं है, उनके पास तो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्टें हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें फिर भी अगर देखा जाए तो वो लोग ऐसा बाय नहीं करते उसको, और वो कहते हैं जनाब नहीं ऐसा नहीं है, आप हुकूमत का हिस्सा हैं और आप हर चीज़ में उनमें शामिल हैं, हर उस इकदाम में, हर उस फैसले में पीपल्स पार्टी शामिल है। सो अगर पीपल्स पार्टी अपने आप को परे रखना चाहे तो मुश्किल है, लेकिन ये मेरे ख्याल में रिलेशनशिप जो है ये जारी रहेगा, क्योंकि एक ऑप्शन थी, ऑप्शन ये थी जब इलेक्शन हुए उस वक़्त एक बात चली थी, इनडायरेक्ट बात चली थी, और वो इनडायरेक्ट बात ये थी कि पीपल्स पार्टी वालों ने एक इनडायरेक्ट ऑप्शन सामने रखी थी पीटीआई के कि दोनों मिलके हुकूमत बना लेते हैं। लेकिन उस वक्त पीटीआई जो है वो बैकआउट कर गई और उसने कोई उस चीज़ को सीरियसली लिया नहीं और उस पर कोई अमल दरामद हुआ नहीं, क्योंकि उनका अपना स्ट्रेस था पीटीआई का, वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाना था। सो एनीवेज अभी जो है रिलेशनशिप वो जैसा भी है, वो मैरिज ऑफ कन्वीनियंस कह लें आप, वो मैरिज ऑफ कन्वीनियंस जो है अभी जारी रहेगा। राणा साहब, नए सूबों के क़याम के लिए एक बार फिर बहस का आगाज हो गया है। नून लीग और पीपल्स पार्टी के अलावा तमाम सियासी जमातें नए सूबों के क़याम की हिमायत कर रही हैं। राणा सनाउल्लाह कहते हैं कि नए सूबों की बजाय बेहतरी निज़ाम को मजबूत करने में है। नून लीग और पीपल्स पार्टी आखिर नए सूबों का क़याम क्यों नहीं चाहते? देखिए, जो मर्जी कहते रहे, यहाँ पे कोई भी पार्टी जो मर्जी कहती रहे, सूबे जो है वो नए बनने चाहिए और नए बनने जा रहे हैं और नए बनेंगे। ठीक है, अब बेहतर तो ये है कंसेंसस है, कर लें पॉलिटिशियंस बैठ के, सारी जमातें बैठ के कंसेंसस कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर है। और आपको याद होगा कि एक रेजोल्यूशन जो है वो पास हुई है पंजाब असम्बली में, और पंजाब असम्बली एक वाहिद असम्बली है जहाँ पे एक रेजोल्यूशन पास हुई है नए सूबों की। बाकी जो असम्बलीज़ हैं प्रॉबेबली उनमें ये चीज़ नहीं हुई है, उनमें ये रेजोल्यूशन पास नहीं हुई। सो पहले अगर सूबे बनने जाएंगे तो उस पर पंजाब में पहले सूबे बनने चाहिए। इसमें पीटीआई का आपको याद होगा, पीटीआई की दौरे हुकूमत में उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, और उसमें उन्होंने कहा था जनाब कि हम नए सूबे 90 दिन के अंदर बनाने जा रहे हैं। लेकिन 2/3 मेजॉरिटी नहीं थी उनके पास, कंसेंसस नहीं हो सका और वो नहीं बना सके। लेकिन मैं इस पर ज़रूर कह सकता हूँ कि ये बहस जो है सुनो टीवी ने, हमारे शो ने, मेरे शो ने ये रोल की थी आज से कुछ अर्सा पहले कि नए सूबे बनने चाहिए और ये नए सूबे बनेंगे, कंसेंसस हो ना हो, सूबे तो बनने जा रहे हैं। राना बशीर साहब, ये तो हमने सियासी मामलात भी देखे हैं और दूसरी जानिब हम ये भी देख रहे हैं कि भारतीय आबी जारियत भी जारी है, मौसमी तब्दीलियां भी हो रही हैं जिसके तबाहकुन असरात हम देख रहे हैं। इस वक्त आप क्या समझते हैं कि पंजाब के तमाम दरिया को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, क्योंकि सूरत हाल इंतहाई ख़राब दिखाई दे रही है, आइंदा साल इससे भी ज़्यादा तबाही का खदशा बताया जा रहा है, तो क्या हुकूमत के पास माहौलियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए कोई प्लान है? देखिए, मैं भी रिसेंटली मैंने एक शो में कहा था कि मिलियंस नहीं बिलियंस ऑफ डॉलर्स का पानी जो है वो ज़ाया हो रहा है। जो सैलाब की सूरत में ये पानी आ रहा है, मैंने कहा था कि हमारे पास नेचुरल रेजरवायर्स मौजूद हैं, नेचुरल बने हुए, कुदरती तौर पे बने हुए रेजरवायर्स मौजूद हैं कई जगहों पे, और हमने सिर्फ पानी जो है सैलाब का पानी उस तरफ डाइवर्ट करना है। ठीक है, ठीक है, नए डैम्स बनने चाहिए, उसमें कोई बहस, उसमें कोई इस पर दो राय नहीं है, लेकिन वो बनने चाहिए। लेकिन रेजरवायर्स, नेचुरल रेजरवायर्स भी मौजूद हैं और वहाँ पे हम पानी का रुख बदल कर वहाँ पे अपने पार्क कर सकते हैं पानी, और वो हमारे काम आ सकता है। और मैंने कहा था और फिर कह रहा हूँ कि ये मिलियंस नहीं बिलियंस ऑफ डॉलर्स का पानी है जिसको हम ज़ाया कर रहे हैं। सो हमें इसको सेव करना चाहिए, एंड फॉर द डेज टू कम ये हमें, जब तक हम नहीं करेंगे, ये इसी तरह हम अपना बिलियंस ऑफ डॉलर्स का पानी ज़ाया करते रहेंगे। द सूनर द बेटर हम इसको कर लें, सेव कर लें, एक स्ट्रेटजी बना लें फॉर द टाइम्स टू कम, क्योंकि क्लाइमेट चेंज जो है वो तो हो चुकी, और सबसे ज़्यादा क्लाइमेट चेंज में जो कंट्री जो हिट हो रही है वो पाकिस्तान हो रही है।
और उसमें अगर हम लॉन्ग टर्म एक स्ट्रेटजी बना लेंगे तो बहुत बेहतर है। और 3 pronged स्ट्रेटजी अगर इवॉल्व करेंगे, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म, तो नथिंग लाइक इट। राना मुबशिर साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पीटीआई की अभी स्ट्रेटजी जो है वो क्लियर नहीं है, जलसे करने जा रहे हैं कि जी बानी पीटीआई की रिहाई हो, और इससे पहले भी पीटीआई जलसे करती रही है लेकिन उस तरह से उनके ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हुए थे और अब फिर सड़कों पर निकलने का ऐलान कर दिया। फिर से वही गलती है मैदान खाली छोड़ने की, जिस तरह से हमने पहले देखा था कि पंजाब और केपी असेंबलियों से इस्तीफे दे दिए गए और निकल गए, और परवेज इलाही के समझाने के बावजूद भी ये कदम उठाया गया, फिर उसका नुकसान हुआ था। जी, अब प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं नाज़रीन, और हम जिक्र करने जा रहे हैं उस अजीम सिपाही का जिसकी कुर्बानी और इस्तेकामत पाकिस्तान की तारीख का सुनहरा बाब है। सिपाही मकबूल हुसैन वो जरी जवान है जो 1965 की पाक भारत जंग में दुश्मन के हाथों कैद होकर 40 बरस भारतीय जेलों की तारीखों में गुजार गए हैं, और इन पर काबिल तसव्वुर तशद्दुद किया गया, उनकी जुबान काट दी गई, बोलने की सलाहियत उनसे छीन ली गई थी, मगर उसके बावजूद दुश्मन उनके दिल और दिमाग से पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा न छीन सका। सितंबर 2005 में जब वो रिहाई के बाद वतन वापस लौटे तो एक टूटा हुआ जिस्म, कटी हुई जुबान और खामोश लब तो थे, लेकिन आंखों में वतन से मोहब्बत की वही रोशनी जगमगा रही थी। सिपाही मकबूल हुसैन को उनकी लाजवाल कुर्बानी पर सितारा जुर्रत से नवाजा गया और उनकी जिंदगी पर एक ड्रामा भी बनाया गया ताकि आने वाली नस्लें इस दास्तान वफा को याद रख सकें। 28 अगस्त 2018 को ये अजीम सिपाही हमेशा के लिए अमर हो गया और फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया गया। आइए इस हवाले से खुसूसी रिपोर्ट देखते हैं। दुश्मन की सरजमीन पर 40 साल तक मुसलसल जुल्म और तशद्दुद के बावजूद पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने वाले पाकिस्तान के बहादुर और साबित कदम सिपाही मकबूल हुसैन की अजमत को सलाम। अगरचे दुश्मन ने उनकी जुबान तक काट दी, मगर अपनी तमाम तर कोशिशों के बावजूद उनसे एक राज भी ना उगलवा सके। वो 1965 से लेकर 2005 तक एक पिंजरा नुमा तंग और तारीख कोठड़ी में कैद रहे। वो कटी जुबान से पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा तो नहीं लगा सकते थे, लेकिन अपने जिस्म पर लिबास के नाम पर मौजूद चेथड़ों की मदद से दीवार पर अपने खून से पाकिस्तान जिंदाबाद लिखते रहे। 1965 में कश्मीर के महाज पर बहादुरी से लड़ते हुए सिपाही मकबूल हुसैन दुश्मन की गोलियों से जख्मी हो गए, जिन्हें भारतीय फौज ने कैदी बना लिया, लेकिन उनको जंगी कैदी का दर्जा ना मिला और ना ही पाकिस्तान को उनके बारे में कोई इत्तला दी गई। 20 अगस्त 1965 को पाकिस्तानी हुकूमत ने उनको मिसिंग इन एक्शन करार दे दिया। लातादाद सौबतें बर्दाश्त करने वाले इस जमा हिम्मत सिपाही को 2005 में माहीगीरों के साथ रिहाई मिली तो उसे आजाद कश्मीर रेजिमेंट से ताल्लुक रखने वाले फौजी नंबर 3,35,139 के सिवा कुछ याद न था। 23 मार्च 2005 को सिपाही मकबूल हुसैन को सितारा जुर्रत अता किया गया। वो 28 अगस्त 2018 को अपने खालिक हकीकी से जा मिले। तो नाज़रीन, ये खुसूसी रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की और सिपाही मकबूल हुसैन की जो हम देख रहे हैं याद दोबारा से ताज़ा हो गई और जज्बा हुब्बुल वतनी एक बार फिर से जाग गया। इस तरह की जब हम हस्तियों की बात करते हैं जिन्होंने अपने मुल्क के लिए इतनी कुर्बानियां दी हैं और हमेशा से हर तरह की सूरत हाल में उन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा ही लगाया, और हम भी अपने प्रोग्राम में एक बार फिर से नारा लगाते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद। ये जो दास्तान है ना, ये दास्तान वफा, ये वाकई आने वाली नस्लों को भी याद रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ब्रेक शामिल करते हैं प्रोग्राम में, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से प्रोग्राम में सेहत के हवाले से ही बात करते हैं। सेहतमंद जिंदगी हर किसी की ख्वाहिश होती है, लेकिन बाज़ बीमारियां ऐसी होती हैं जो खामोशी के साथ जिस्म को अंदर ही अंदर से कमज़ोर करती रहती हैं। इन्हीं में से एक बीमारी है जिसे आम जबान में संगरहनी और मेडिकल की इस्तिलाह में इसे IBS यानी कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम कहते हैं। ये मर्ज बज़ाहिर मामूली लगता है, लेकिन हकीकत में मरीज की जिंदगी को अजीरन बना देता है। खाने के फौरन बाद हाजत महसूस होना, बार बार वॉशरूम जाना, यहाँ तक कि पानी पीने के बाद भी तकलीफ होने लग जाती है। और आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि ये बीमारी है क्या, इसकी असल वजूहात क्या हैं और हिकमत पे इसका मौसर इलाज किस तरह मुमकिन है। इस हवाले से रहनुमाई मौजूद है मारूफ तिब्बी माहिर हकीम मुजम्मिल हुसैन और आरिफ रिजवी साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया हकीम साहब आपके वक्त। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो हमें इस बीमारी के हवाले से बताइएगा, और ये नाम संगरहनी ये कहाँ से लिया गया है ना? जी बहुत शुक्रिया। संगरहनी का मतलब है संग रहना। सही।
जी, संग रहना ये साथ ही रहती है, यानी जान नहीं छोड़ती। ये जान नहीं छोड़ती, मतलब जान लेके छोड़ती है। ओके। ये एक बड़ी आम सी इस्लाह है जो नाजरीन को समझ में आ सकती है कि ये संग रहती है। मतलब ये है IBS ये शुरुआत है, संग रहनी उसकी इंतहा है। ओके। IBS से मुराद ये है कि आपकी जो आंतें हैं वो इतनी हसास हो चुकी हैं, सेंसिटिविटी बढ़ चुकी है उनमें। बुनियादी तौर पर हमें किसी भी बीमारी को अगर डिस्कस करना हो तो फिर पहले उसकी वजूहात जानना पड़ेंगी कि असल में जो चीज़ हमारा आर्गन जिस्म में ख़राब हो रहा है उसके अफ़ाल क्या थे, उसने करना क्या था हमारी बॉडी में, तो जो वो नहीं कर सका तो उसकी वजह से उस पर कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो वारद हो गई। आंतों का काम होता है ग़िज़ा को हल करके उसमें से जो फ़ायदे वाली चीज़ें हैं वो जिस्म को दे, जो फुजले वाली चीज़ें हैं वो खारिज करे। ये इसका एक काम है। अगर ये काम ठीक नहीं हो पा रहा, यानी आपकी जो ग़िज़ा, ऐसा कई लोग होते हैं कि सोने जैसी खुराक खाते हैं लेकिन सेहत नहीं बन रही होती। कई मरीज़ आके कहते हैं ये खाना बहुत अच्छा कहता है लेकिन नहीं बढ़ रहे होते हैं। मतलब क्या कि वो खाना उनका जुज़्वे बदन नहीं बन रहा, वो ज़ाया हो रहा है। अब उसमें जब ज़ाया होता है तो फिर कुछ चीज़ें जल जाती हैं तो वो कब्ज़ की शक्ल इख्तियार कर जाती हैं, कुछ चीज़ें कच्ची रह जाती हैं, मतलब वो ग़िज़ा हल नहीं होती है। तो कच्ची ग़िज़ा जब खारिज हो जाती है तो फिर वो लूज़ मोशन की शक्ल इख्तियार कर जाते हैं। तो हकीम साहब, अलामात क्या होती हैं? कैसे पता चल सकता है कि अब ये शख्स को संगरहनी हो गई और इसके संग ही रहेगी ये? जी, बड़ी आसान सी अलामात है। अलामात में से ये चीज़ है कि अगर आपने खाना खाया तो खाना खाने के 20 मिनट के बाद आपके पेट में शदीद दर्द होना शुरू हो जाता है। दर्द मरोड़ के साथ होता है और जैसे ही मरोड़ आने के बाद वॉशरूम आ जाता है तो फिर दर्द में अफाका हो जाता है। अगर ऐसा दर्द जो वॉशरूम करने के बाद ख़त्म हो जाए तो समझ लें कि ये संगरहनी का दर्द है और आंतों की सेंसिटिविटी का दर्द है। और कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनको अरसा दराज से एसिडिटी है, गैस, तेज़ाबियत बहुत ज़्यादा है, ब्लॉटिंग बहुत ज़्यादा है और वो मैदे की दवाइयाँ खा खा के थक चुके हैं लेकिन उनका कोई हल नहीं हो सका है। तो फिर उनको ये जानना चाहिए कि ये मेरा मसला मैदे का नहीं है, ये आंतों में मूव हो चुका हुआ है, तो आंतें कमज़ोर हो चुकी हुई हैं। तो उसमें अलामत ये हो जाएगी कि ये जो पेट है पूरे का पूरा फिर दुखेगा, सूजा हुआ भी फील होगा, दुखन भी इसमें फील होगी और ऐसा होगा। और एक चीज़ ये कन्फर्म है, नाज़रीन की आसानी के लिए मैं कह देता हूँ, जो भी IBS के मरीज़ होते हैं वो कुछ वक्त के बाद डिप्रेशन के मरीज़ भी हो जाते हैं। ये बहुत बड़ी बात। हकीम साहब, फिर हमारे जो देखने वाले जो कोई मरीज भी हैं वो डिप्रेशन की सतह तक ना ही पहुंचे, हल बताएं क्या है कि आंतें भी किस तरह से उनकी ठीक की जा सकती है और उनका ये जो संगरहनी का मसला है इसको किस तरह से चले, रहना ही है उसने लेकिन कम किस तरह से उसको किया जा सकता है? 2 तरह के हल होते हैं जी। एक होते हैं पैसों वाले, एक बगैर पैसों वाले। अच्छा, कौन से होने चाहिए? बगैर पैसों वाले ऑब्वियसली। क्योंकि हमारे इस दौर में जिसमें हम रह रहे हैं बहुत सारे अमराज का इलाज करवाने के बावजूद अगर फ़ायदा नहीं हो पा रहा होता है तो मैंने बहुत सारे प्लेटफार्म पे कहा है कि बीमारी का इलाज मुमकिन ही उस वक्त तक नहीं होता जब तक उसकी तशखीस ना हो सके, जब तक उसकी वजह मालूम ना हो सके कि वो कैसे बन रही है, डायग्नोज होना। अगर एक आदमी है कि वो अपनी वर्किंग लाइफ में है, ऑफिस लाइफ और है, फील्ड लाइफ और होती है, मतलब बाहर फिरना जाना आना उसका है, तो उसकी ग़िज़ा ज़ाहिर बात है वो इंडिपेंडेंट नहीं है अपनी ग़िज़ा, तो वो बाहर से कहीं ना कहीं खाना लेके खाएगा। तो जब वो बाहर से खाना खाएगा तो कौन से आयल में है, कौन सी चीज़ है, किस तैयारी में है, किसी को कोई पता नहीं। हकीम साहब, ये तो आपने डाइट के मसाइल बता दिए ना, अब बगैर देर किए, क्योंकि हर किसी को कोई ना कोई थोड़ा बहुत इनिशियल स्टेजेस पे प्रॉब्लम रहती है, तो इसका नुस्खा बगैर पैसों के हल ये है जी, कभी भी बगैर भूख के खाना ना खाएं। ओके, सही। भूख लगे तो खाएं, चाहे टाइम जो मर्जी है, जो 3 दिन गुजर जाएं। तो हकीम साहब, जिसको भूख ही ना लगे वो खाना ही ना खाए तो फिर उसका बॉडी में इलाज ये फिर होता है ना। अच्छा, पहले तो भूख के बगैर कभी खाना ना खाएं, सही। दूसरा खाने पे खाना ना खाएं, खाने पे मतलब मेरी आपने दावत की बड़ी अच्छे तरीके के साथ और बड़ा कुछ खाने को दे दिया आपने और मैं बिल्कुल फुल हो गया हूँ, तो साथ ही कैमरामैन मुझे कहता है कि साहब मेरे पास भी आ जाए। कुछ ही वक्त के बाद पहला हजम नहीं हुआ और दूसरे खाने की तैयारी हो गई है, ये बहुत बड़ा जुल्म होता है, ये अपनी ज़ात पर जुल्म होता है। तो हमें मैदे को थोड़ा वक्फा देना चाहिए। ये है बगैर पैसों के जो हम IBS वाले मामलात और आंतों के मामलात को कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब खाने पे खाना नहीं खाना, बगैर भूख के कभी खाना नहीं खाना, और पानी जो पीना है ये आपने देखना है कि वो कितना हमारे लिए सेहत अफजा है। हमारे मुआशरे में सबसे ज़्यादा मैदे की बीमारियां जो फैल रही हैं वो पानी की खराबी से फैल रही हैं, हमें पानी साफ मुहैया नहीं हो रहा है।
जो ग़िज़ा है वो ठीक तरह से नहीं हो रही है। ये तो चीज़ें कुछ ऐसी हैं जिसमें ये चीज़ें इस्तेमाल करके हम खुद को कंट्रोल कर सकते हैं। सही। कुछ जो है वो अद्वियात हैं जिनको हम दवाइयों के हिसाब से मरीज़ के साथ उसकी मुनासिब तशख़ीस करने के बाद ये चीज़ें हम उनको इस्तेमाल करवाते हैं। और कुछ नुस्खे मेरे टोटके नहीं है, ये मैं आपसे अर्ज कर दूं जी, ये नुस्खे हैं, प्रॉपर इलाज है। मतलब ये ऐसा नहीं है कि तुक्का लग जाएगा तो लग जाएगा, वरना नहीं है। ये इलाज का एक तरीकाकार है जिसको हम कम्बिनेशन बना के मरीजों के लिए आसानी के लिए दे सकते हैं। 3 चीज़ें हैं, 3 तरह के ये नुस्खे हैं, ये आपने इस्तेमाल में नाज़रीन रखें। ये एक पंसारी से चीज़ मिलेगी कहरबा। हाँ जी, कहरबा एक चीज़ है, ये आसानी से मिल जाएगी, थोड़ी सी महंगी है लेकिन ज़्यादा नहीं है, मतलब ये इस्तेमाल में आ जाएगी। कहरबा ले लेनी है आपने 20 ग्राम और ये ले लेना है संगजरा। संगजरा ठीक है, ये वैसे हड्डी टूटी हुई के भी काम आता है अमूमी तौर पर। जराह का मतलब है जराहत, ठीक है, संग का मतलब पत्थर। ये ऐसा है कि जो हड्डी टूटी को भी बेहतर कर देता है। जबरदस्त। ये संगजरा लेना है, कहरबा लेना है, ये लेना है 10 ग्राम, वो लेना है आपने 20 ग्राम। और ये है गेरी मिट्टी, ये खवातीन में बड़ी मशहूर है, ये उबटन के बड़े काम आती है। अच्छा, ये जो और ये फिर स्किन के लिए भी अच्छी होगी। स्किन के लिए बहुत ज़्यादा, इसको कभी कभी काफ़ी सारे नुस्खों में, लेकिन वो एक अलग टॉपिक है। ये गेरी ले लेनी है, ये भी 20 ग्राम लेनी है, ठीक है। और इसके साथ मिलानी है गूंद किक्कर। हाँ जी, ये देसी किकर की गूंद होती है आमतौर पर। ये 4 चीज़ों का नुस्खा है, ये भी 10 ग्राम लेनी है, ठीक है। बाकी उस रूटीन के साथ इसको बारीक पीस लें, सफूफ बन जाएगा। इसका अगर आप 0 साइज का कैप्सूल बना लें तो सुबह खाली पेट, ठीक है, आंवले के मुरब्बे के साथ खाना शुरू कर दें। जिन लोगों को बार बार वॉशरूम की हाजत हो रही है, जिन लोगों को जो है वो डाइजेशन निज़ाम ठीक नहीं है और उनकी ग़िज़ा हज़म नहीं हो पा रही है, ये सुबह खाली पेट इस्तेमाल करें। और साथ एक नुस्खा है, मेरा मामूल मतलब है, जो मैदे के जुमला अमराज के लिए बेहतरीन। अच्छा। और ये मैं बहुत जगह पे बता चुका हूँ और अल्लाह के फजल से बाहर से लोग ये इस्तेमाल करके अब अपनी लाइफ बिल्कुल बेहतर कर चुके हैं अल्लाह के फजल से। ये हल्दी है, सही करना ये है कि ये पीसी हुई नहीं लेनी है, खुद पिसवानी है, खुद लेनी है। पहले उसको साफ करना है अच्छी तरह से, फिर इसको पिसवाना है। कोई भी नुस्खा लें, कभी भी वहीं पे लेके वहीं पे आप तैयार ना करवाएं, उसको पहले रफ खरीदें, फिर उसको साफ करें। उस पर कोई मिट्टी है, कोई जाला है, कोई तिनके हैं, वो साफ करें, अलहदा से इस्तेमाल करें, फिर नुस्खा तैयार करना चाहिए। ये हल्दी लें या खुद पीस लें, ठीक है। ये हल्दी 50 ग्राम लेनी है। मुलट्ठी आसान सी चीजें हैं, ये मुलट्ठी ले लेनी है, ये भी 50 ग्राम लेनी है। और ये सौंफ, ये भी आम मिलने वाली चीज़ है, ये भी 50 ग्राम ले लेनी है। ये तो अमूमी नुस्खा है, मैदे के जितने अमराज हैं, आंतों के जितने अमराज हैं, तेजाबियत है, तनाव है, बोझ है, बर्डन है, उन सब के लिए ये बेहतरीन नुस्खा है। 50 ग्राम ले लें तीनों चीज़ें, और खाना खाने के आधा घंटा बाद आधा चम्मच पानी के साथ लेकर संगरैनी वाले मरीज़ या IBS वाले मरीज़ जो हैं, उनमें पखाने में म्यूकस आना शुरू हो गया होगा, चर्बी आना शुरू हो गई हो, या ब्लड आना शुरू हो गया होगा, या उनकी आंतों में दर्द और तकलीफ बढ़ गई है, तो इसमें एक चीज़ जो है वो शामिल की जाती है, राल। इसी नुस्खे के अंदर राल 50 ग्राम वो हैं, और 30 ग्राम ये राल डाल दें इसमें, ठीक है। ये राल इसको मिला के ये एक नुस्खा बन जाएगा। साहब, हमारे पास टाइम की बहुत ज्यादा किल्लत है, अगर शॉर्टली आप माजरत करते हैं। ये वाला नुस्खा सुबह दोपहर शाम आधा चम्मच पहले हफ्ते, फिर उसके बाद सुबह शाम, ठीक है। और इसके साथ ये 2 चीजें हैं सिर्फ, लौंग है और दालचीनी, ठीक है। 2 लकड़ी दालचीनी की, 3 लौंग, 1 लीटर पानी। 1 लीटर पानी में इसको उबाल लेना है 3 से 4 मरतबा, उबाल के उतार दें। सारा दिन जब आपको प्यास लगे, ये 1 घूंट से ज्यादा नहीं पीना, सही, ठीक है। 1 घूंट पी लिया रख लिया, 1 घूंट पी लिया रख लिया। इस तरीके के साथ आप हफ्ता 2 हफ्ता करके देखें, आपका पुराने से पुराना जो मैदे में आंतों में मसला आया हुआ है, मेरे मालिक ने ठीक करना है, हम वसीला बन सकते हैं, तो अल्लाह पाक बेहतरीन फरमाएगा। हकीम मुज़म्मिल हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद थे और यकीनन ये तमाम मसाइल बता रहे थे। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। ब्रेक शामिल करते हैं प्रोग्राम में, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। और आजकल अगर हम देखें तो सोशल मीडिया के होते हुए हर किसी को अपनी राय के इजहार का हक हासिल है। जहां ख्यालात की आज़ादी, राय का इजहार और मुबाहिसा आम हो चुका है, मगर जब हम किसी इख्तलाफी या फिर हसास मौजू पर बात करते हैं तो ज़रा सी लापरवाही बड़े मसाइल को जन्म दे सकती है, जिसकी हालिया दिनों चंद मिसालें भी हमारे सामने आई हैं। सख्त अल्फाज, तल्ख कलामी और ज़ाती हमले ना सिर्फ बहस को बिगाड़ देते हैं, बल्कि माशरे में नफरत
और दूरियां भी पैदा करते हैं। जी बिल्कुल, और सोशल मीडिया पर ख़ास तौर पर हम इसे कहते हैं जी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच, जिसका लोग गलत भी इस्तेमाल कर लेते हैं और अक्सर लोग बगैर सोचे समझे फौरी राय देते हैं, जो बाज़ औक़ात किसी संगीन मसले का बाइस बन जाती है। और ज़रूरी है कि हम इजहार राय की आज़ादी के साथ अपनी जिम्मेदारियों को भी समझें और मुआशरे में दूसरों के जज्बात को ठेस पहुँचाने और माशरती फितना पैदा करने की बजाय इत्तेहाद यकजहती के लिए तामीरी मुकालमे को फ़रोग़ दें, जिससे क़ुर्बतें बढ़े और दूरियां जो हैं वो ख़त्म हो। इसी से मुताल्लिक आज हम डिस्कशन करेंगे और हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं रिसर्चर सैयद फ़हद अली कासमी साहब। फ़हद साहब खुशामदीद कहते हैं आपको। सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि इख्तलाफी या हसास मौज़ूआत जो हैं इन पर गुफ्तगू करते वक्त एहतियात बरतना क्यों और कितना ज़रूरी है, और सख्त ज़ुबान या फिर तल्ख़ कलामी या आपका लबो लहजा इस तरह से हो समाजी माहौल पर और देखने वालों पर किस तरह से ये नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। और देखा जाए कि रिलीजन जो है, हम लोग बहुत ज़्यादा रिलीजन से कनेक्टेड हैं, ख़ास तौर पे सब कॉन्टिनेंट के कॉन्टेक्स्ट में। और रिलीजन वो सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है, वो पावर ऑफ इंस्पिरेशन है जो हमें ड्राइव करता है एक्शन के लिए। तो आप जब मजहबी कॉन्वर्जेशन कर रहे हैं, और मज़हब में भी आपको पता है कि अब हमारे यहाँ ये रोज़े रोशन की तरह यहाँ है कि देयर आर सर्टेन स्कूल्स ऑफ थॉट्स, तो कुछ ना कुछ फुरूई इख्तलाफात हैं। दैट इज़ वाई स्कूल्स ऑफ थॉट्स एग्जिस्ट करते हैं। तो जब स्कूल्स ऑफ थॉट्स एग्जिस्ट करते हैं और आप इख्तलाफी मौज़ूआत को अपने डिस्कोर्स का मौजू बनाते हैं, तो लोगों के जो जज्बात हैं उनको ठेस पहुँचती है और वो हर्ट हो सकते हैं, और ये बहुत ही एक हार्मफुल इफ़ेक्ट पूरी सोसाइटी के अंदर इसका पैदा होता है। मैं आपके सवाल को एक और एंगल देना चाहता हूँ। हम इख्तलाफी मौज़ूआत हर वक्त डिस्कस ही क्यों करते हैं? क्या वो हमारे दीन की बुनियाद है? वो तो फरूई बातें हैं, सेकेंडरी थर्ड लेवल की या टर्शरी बातें हैं, प्राइमरी बातें तो नहीं है। प्राइमरी बातों में तो हम सबका इत्तफाक है, ट्रेमेंडस कंसेंसस है। तो मैं इत्तेहाद के मौज़ूआत को अपना मौजू क्यों नहीं बनाता? खूबसूरत, ये सबकी जिम्मेदारी है। जोड़ने वाले बने, जोड़ने वाले बने। जैसे बाबा फरीदुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था ना, उनको कैंची दी गई तो उन्होंने एक मुहावराती तौर पर जवाब दिया, उन्होंने कहा मुझे कैंची ना दो, मैं काटने वाला नहीं हूँ, मुझे सुई धागा दो, मैं सीने वाला हूँ, जोड़ने वाला। तो ये उलमा ने ये स्पिरिट पैदा कर हमारे यहाँ ऑलरेडी इतना इंतशार, इतनी नफरत, इतनी फॉल्ट लाइंस एग्जिस्ट करती हैं कि मजहब को भी आप उसके अंदर अगर डाल दें और इस्तेमाल करना शुरू कर दें। बहुत खूबसूरत पॉइंट्स उठाए हैं और इत्तेहाद बहुत ज़रूरी है। लेकिन आजकल की अगर हम जनरेशन देखें या सोशल मीडिया का दौर देखें, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर हम अपनी राय देते ही देते हैं। आजकल हर बच्चे के हाथ में फ़ोन है, मोबाइल है, जिसका दिल किया वीडियो बना दी और कोई बात कर दी। तो इसमें फिर कितना खतरनाक ये साबित हो सकता है और किन बातों का ख्याल रखना चाहिए बोलते वक्त? बहुत खतरनाक है। देखें, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के साथ एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी का फ्रेमवर्क जुड़ा हुआ है। ऐसा नहीं है कि हर कोई माइक उठाए, हर कोई फ़ोन उठाए तो वो सहाफ़ी बन जाएगा, वो स्कॉलर बन जाएगा, वो एकेडमिक बन जाएगा, वो आलमी अमूर का माहिर बन जाएगा। ऐसा नहीं है। आपने जब तक एक ट्रेनिंग के प्रोसेस से आप नहीं गुजरेंगे, आपको ये आज़ादियाँ वेल करने की इजाज़त वेस्ट भी नहीं देता। वेस्ट में भी ऐसा नहीं है, आपको ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है, फिर आप इन आज़ादियों को क्लेम और अवेल करते हैं। हमारे मुल्क के अंदर भी रिसेंटली एक अजीब सी डेवलपमेंट हुई है और बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग डेवलपमेंट है। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि हम दीन के ऊपर जब भी बात करते हैं तो एक मनाजराती स्पिरिट के साथ बात करते हैं। तो इस मनाजराती स्पिरिट को ख़त्म होना चाहिए, इस मनाजराती स्पिरिट के ऊपर, क्योंकि हम एक दूसरे के दुश्मन नहीं है। हमें ये कहना है हमारा दुश्मन इनर नहीं है, हमारा दुश्मन बाहर है। हमने बाहर का मुकाबला करना है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, एथिज्म की तहरीकें, वो तहरीकें जो मजहब को डायरेक्टली चैलेंज कर रही हैं, इंस्टीट्यूशन ऑफ प्रॉफिटहुड को चैलेंज कर रही हैं, वो तहरीकें बाहर हैं। मैं आप किसी फिरके से, किसी स्कूल ऑफ थॉट से हों, हम अल्लाह और उसके रसूल के मानने वाले हैं। मैं आपके प्लेटफॉर्म से एक बात कहना चाहूँगा, हाल ही में जो एक मामला हुआ, उन साहब को भी जब हम सुनते हैं, हमारे बेशुमार इख्तलाफात हैं उनसे, बेशुमार, लेकिन सरकार दो आलम के नाम पर हमने उन्हें भी रोते हुए देखा है। सरकार दो आलम का जिक्र करते हुए उनकी भी आंखें अश्कबार होती हैं। ऐसे ही है। तो उनके मौक़िफ़ को भी देखा जाए, सुना जाए, और तौबा की गुंजाइश है तो वो दी जाए, उनको सफाई का मौका दिया जाए। इख्तलाफात अपनी जगह है। मैं सारे उलमा कराम से अपील करूंगा कि मेरा ये ईमान है
उलमाए देवबंद हों, उलमाए बरेली हों, उलमाए अहलुल हदीस हों, या कोई एक आम मुसलमान भी हो जी, वो सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नामे नामी, इसमें गरामी और आपकी ज़ाते पाक से इश्क के अलावा कोई और फिनोमिनन सोच भी नहीं सकता। हमारे माँ बाप कुर्बान है सरकारे दो आलम के ऊपर, आल औलाद सब कुर्बान है। तो ठीक है, अगर मेरा फिकही इख्तलाफ भी है तो मैंने इसको यूज नहीं करना किसी को फंसाने के लिए, क्योंकि बहरहाल ये नीयत मेरी होनी चाहिए और ये नीयत मेरी है, हमारे सूफिया की है कि हर शख्स चाहे मेरे से इख्तलाफ करता और वो मेरा इख्तलाफ कायम है अपनी जगह, तो वो सरकारे दो आलम का आशिक है। यहाँ से हमने अपनी इस उम्मत को, नेशन को बिल्ड कर। बिल्कुल काज़मी साहब, आपने बड़ा दुरुस्त फरमाया कि बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती हैं जब आप फिर बात कर रहे हैं या फिर आप कोई इख्तलाफ कर रहे हैं। खूबसूरत तरीका इख्तलाफ राय रखने का, इख्तलाफ बिल्कुल होता है, हर जगह पर मौजूद होता है, कहीं पर भी मौजूद हो सकता है, लेकिन उसका इजहार बड़े बेहतर अंदाज में किस तरह से किया जा सकता है? देखिए, मैं जैसे पहले अर्ज कर रहा था, अपनी टोन को लो कर लें, अपने टोन और टैनर को सॉफ्ट कंपैशनेट कर लें। आप कुरान के आलिम हैं, जिस तरह आप अहादीस के आलिम, औलिया और सूफिया का तरीका, जैसे औलिया और सूफिया का तरीका है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी का तरीका है, शेख अजमेर का तरीका है, शेख अब्दुल कादिर जिलानी का तरीका है। आप जब सॉफ्ट हैं, आप फर्मली भी बात कर सकते हैं, आप अपने मौक़िफ़ पर हुसैनी हो सकते हैं, बट स्टिल आप सॉफ्ट हो सकते हैं, आप कंपैशनेट हो सकते हैं, आप मोहब्बत से। और हमारी सख्ती जो है ना, हमारी यूथ को दीन से दूर कर देती है। जो बच्चे हमारे मॉडर्न एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, वो वाकई मैं आपको दस्ते अदब जोड़कर ये अर्ज कर रहा हूँ, वो दीन से दूर भाग जाते हैं सख्ती की वजह से। ये नर मीडियम हमें चाहिए उम्मत के रिवाइवल के लिए। तो दो बातों के साथ मैं आज की कल्मिनेशन कर रहा हूँ कि सारी उम्मत सरकारे दो आलम की आशिक है, डिफरेंसेस असाइड, जिसके भी जो डिफरेंसेस हैं, डिफरेंसेस असाइड। मैं अपील करना चाहता हूं तमाम उम्मत से कि हर कोई शख्स जो सरकारे दो आलम का आशिक है, अगर कोई सबकत लिसानी हो जाए, कोई सबकत लिसानी हो जाए, हमारे इख्तलाफ जगह वो हैं, हमने खुद इख्तलाफ किया है जी, तो बहरहाल कोई ना कोई इसके ऊपर गौर व फिक्र हमें करना चाहिए। और ज़ाते सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारा मरकज़ है, हमारा मंबा है। देयर आर नो टू ओपिनियंस अबाउट इट। वो हमारा नो गो एरिया है, लेकिन सारे उलमा, सारे लोग इश्क रसूल रखते हैं और मनाजराती स्पिरिट से बाहर आ जाएं। मुहर्रम में एक और तरह का मनाजरा, रबीउल अव्वल में एक और तरह का मनाजरा, रमज़ान के अंदर और तरह के मनाजरे, इस तरह रेटिंग्स तो आ सकती हैं, लेकिन वी आर स्ट्रेंथनिंग आवर एक्सटर्नल एनिमी। तागूत बाहर है, हमारे बच्चे ज़िबा हो रहे हैं, जेनोसाइड चल रही है। उम्मत की भलाई के लिए आपने क्या कर दिया इस तरह के मुनाजरे करके? बिल्कुल। तो ये जो तारीख के इश्यूज हैं जी, इनको मत आप आर्गुमेंट और डिबेट का और डिस्कोर्स का मौजू बनाएं। आप बताएं कि इस्लामिक इकोनॉमी क्या है, इस्लामिक इंटरनेशनल रिलेशंस क्या है, इस्लामिक पॉलिटिक्स क्या है, जिसकी जरूरत सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तालीमी निज़ाम में अब हमें क्या चेंजेस लाने की ज़रूरत है कि इस तरह से तरबियत बच्चों की आगे आने वाले नस्लों की जा सके कि वो एक हेल्दी मुकालमा कर सकें एटलीस्ट? बिल्कुल। देखें, तालीमी निज़ाम के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक तो सरकारे दो आलम का लव हमने मेन स्ट्रीम करना है, रहमतुल लिल आलमीन वाला वो लव आए। दूसरा ये है कि हमने अपनी एजुकेशन को कंपार्टमेंटलाइज किया हुआ है। मैंने कुछ मौजूआत को मैं सेकुलर या असरी तालीम समझता हूँ, कुछ को मैं दीनी तालीम समझता हूँ। ये कंपार्टमेंटलाइजेशन को ब्रेक करना पड़ेगा। अल्लामा इकबाल कह रहे थे, हमारा हर स्ट्रीम ऑफ नॉलेज ये डिजर्व करता है कि उसको इस्लामाइज करके मेन स्ट्रीम किया जाए। अगर मैं फिजिक्स की बात कर रहा हूं तो एक मुस्लिम एंगल भी फिजिक्स का हो सकता है। ये दो डिफरेंट कंपार्टमेंट्स नहीं है कि मैं जब फिजिक्स की क्लास में हूं तो मैं दीन को नाउजुबिल्लाह सस्पेंड कर रहा हूं, ऐसा नहीं है। इकबाल ने कहा कि ये सारे अलूम, साइंस के अलूम, ये वर्क ऑफ गॉड को रिप्रेजेंट करते हैं। कुरान वर्ड ऑफ गॉड है, वर्ड ऑफ गॉड और वर्क ऑफ गॉड में कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होती। बिल्कुल, बड़ी खूबसूरत आपने बात की है। हाँ, ये कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, कनेक्टेड है। बहुत शुक्रिया फादर अली काज़मी साहब आपके वक्त का। और नाजरीन, बिल्कुल इख्तलाफ राय जो है वो आपको बड़े नरम लहजे के साथ करना चाहिए, और जब आप नरमी से बात करते हैं तो फिर ही किसी के दिल में आपकी बात उतरती है और वो अच्छे तरीके से उसको समझ में प्यार से अपनी बात मनवा लेता है इंसान। तो कितना भी आप दिल में जो भी कुदूरतें हो, तलखियां हो, लेकिन अगर आप जुबान अपनी जो है वो शाइस्तगी इस्तेमाल करेंगे ज़ुबान में और अल्फाज का चुनाव बेहतर करेंगे और आजिज़ी के साथ अगर बात करेंगे तो यकीनन सामने वाले के दिल में आप घर भी कर सकते हैं।
और घर करना भी चाहिए। और इसी के साथ ही हमें दीजिए प्रोग्राम से इजाज़त। कल फिर हाजिर होंगे मुख्तलिफ अहम और इंटरेस्टिंग मौज़ूआत के साथ। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।